हेलो, हाय, नमस्ते, क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे सनफ्लावर्स के। कैसा है मेरा सम स्क्वाड, कैसे है मेरे कुकीज, कैसे है मेरे पोटैटोस, कैसे हैं सारे के सारे आलू बच्चे, कैसे हैं सारे के सारे आलू के चालू बच्चे। जल्दी से बता देंगे इन द कमेंट। और अगर मेरी आवाज सभी को क्लियरली आ रही है तो जल्दी से एक बारी सनफ्लावर बना देंगे एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है बेटा हमारा लेक्चर नंबर 7 ऑफ चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो भाई 6 लेक्चर हो चुके हैं। उन 6 लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार जल्दी से क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है। भाई रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और नए इंडिविजुअल्स बनाता है। अब जब हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया तो हमने देखा कि भाई रिप्रोडक्शन या तो एसेक्सुअल हो सकती है या सेक्सुअल हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही काफी है अपने जैसा एक और नया इंडिविजुअल बनाने के लिए। जैसे कि हमने देखा फिजन में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन। हमने देखा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये हमने देखा, हमने समझा। उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से कि एक पेरेंट मेल पेरेंट, एक पेरेंट फीमेल पेरेंट होता है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कैसे होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है, जो पूरा फिनोमिना है, हम अपने पिछले 2 लेक्चर्स में अच्छे से क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक। अभी आपकी क्लास 1 मिनट थोड़ा सा 2 मिनट डिले हो गई थी, राइट है ना। तो मैं अभी थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं अभी यही बोल रही थी कि भाई जल्दी से क्लास स्टार्ट करा दो, नहीं तो आज तो बच्चे नसें काट लेंगे अपने कि हाय मैम आज तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाना था, आज क्यों आप हमने 2 मिनट हमारे लेट करा दिए, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो यार मुझे यहाँ पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये बोल रहे हैं लो वॉइस आई थिंक लो नहीं है, स्पैमिंग है आई थिंक। ये मैं एक बार फिर भी चेक करा लेती हूं कि वॉइस प्रॉपर है या नहीं। भाई एक बार प्लीज चेक करो वॉइस प्रॉपर है या नहीं है, स्पैमिंग हो रही है। ओके है, ओके भाई ओके। तो भाई स्पैमिंग ना ही करी जाए तो बेटर होगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वेस्ट करती रहूं इन सब चीजों पे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के भाई स्टार्ट करते हैं सभी बच्चों का फेवरेट टॉपिक, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब बेटा ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ये हम पढ़ेंगे और समझेंगे इन 2 लेक्चर्स। चाहे तो है ना, तो एक लेक्चर में भी खत्म हो सकता है। एनसीईआरटी ने कोई बहुत ज्यादा बातें डिटेल में नहीं बताई है, ना ही क्या करी है, डिस्कस करी है। बट आई वॉन्ट टू make this topic to be very well understood to all of you। 2 रीजंस हैं। पहला रीजन तो भाई देखो ये है कि मैम हमको तो बहुत इंटरेस्ट है इसको पढ़ने में। पहला रीजन तो इसीलिए है ना, क्योंकि मुझे लगता है ये एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जिसमें सब बच्चे फुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करेंगे, है ना। चलो जी, दूसरी बात ये कि भाई जितना इंटरेस्ट तुमको है उतना ही इंटरेस्ट सीबीएसई को है, क्योंकि सीबीएसई बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में देती ही देती है। तो यहां पे बेटा वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक काफी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं, कॉमन टॉपिक हैं। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन इन टॉपिक से आता ही आता है, ठीक है। तो जब भी मैं आपको कहूंगी कि ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर बेटा वो आपके नोट्स में होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात सभी को, ठीक है, क्लियर है सभी को, वेरी गुड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। जैसे कि भाई जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि भाई प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या चेंजेस आते हैं, मेल गैमीट फीमेल गैमीट में क्या डिफरेंस है ना, उनका मैकेनिज्म
ऑफ एक्शन कैसे अलग है। उसके अलावा बेटा वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन टुडेज क्लास। इसके बाद जो टॉपिक आ जाते हैं जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट समझने के बाद कैसे इम्प्लांटेशन होता है, कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है एक फीटस की। अब फीटस क्या होता है ना, तो ऐसे वाले टर्म्स कि भाई एम्ब्रियो का मतलब क्या है, फीटस का मतलब क्या है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये सारे टॉपिक जो मेजरली रिलेटेड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। चैट भी मैं ऑफ कर दूंगी, बट पहले मुझे मेरी बात तो करने दो, आपस में एक दूसरे से बात तो हम कर लें। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस होमवर्क ये तो भाई अपना चलता ही रहता है। ठीक है, चलते हैं भाई, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम इस स्लाइड पे पहुंच गए थे बट हम स्टार्ट नहीं कर पाए थे, तो फाइनली बेटा तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो गई है। आ गया वो दिन जब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक, है ना, बट बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। अब आप छोटे बच्चे तो देखो हो नहीं, है ना, क्लास 8 के बच्चे नहीं हो आप। जब आप क्लास 8 पे पहली बार आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आप हो ही हु खी हु ये सब पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। यू आर पीपल नाउ वेरी मैच्योर्ड इनफ एंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, प्लस वी आर टॉकिंग अबाउट आवर बॉडी, सो एटलीस्ट वी शुड बी वेरी मच सेंसिटिव टू आवरसेल्व्स, है ना। किसी के लिए नहीं तो बेटा अपने लिए थोड़ा सेंसिटिव हो जाओ। Also, you should be sensitive towards the other people in the chat as well as the people जो आपके साथ इस टाइम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। Also to the teacher who is teaching you। ठीक है, अच्छे शब्दों में तुम्हें अच्छे से बात समझा दी है, तो कृपया करके ना अपने आप को, ना अपने आसपास के लोगों को और ना ही अपने टीचर्स को दुखी करें। समझ गए? 3D मॉडल भी दिखा देंगे, अगर अवेलेबल होगा तो भी दिखा देंगे हम। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। बायोलॉजी वाली मैम ने बोला भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स भी लाइक इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है। हाँ चलो भाई, अभी तुम्हें लग रहा होगा वाह 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 वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी फिर जब तुम्हें मुश्किल टर्म सुनने को मिलेंगे ना, तुम कहोगे मैम ये तो बहुत मुश्किल है, हमें नहीं पढ़ना, है ना। थोड़ी देर बाद तुम ही कहोगे मैम बहुत मुश्किल है, क्लास एंड कर दो। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। We will be starting with a very basic thing, है ना। हम स्टार्ट करेंगे with the concept of puberty। प्यूबर्टी के बारे में बेटा आपको क्या पता है ये बताएंगे। फ्लेक्स, किस चीज का फ्लेक्स कर रही हूं मैं किस चीज का फ्लेक्स कर रही हूं? कब का? आय हाय गरम है। कब काहे का? अरे मेरा थोड़ी है, घर का, ऑफिस वालों का है। जल्दी बताओ, प्यूबर्टी का मतलब किसी को पता है? व्हाट इज प्यूबर्टी? एक बच्चा कह रहा है पिंपल्स। हाय हाय, दुख है बच्चे के जीवन में बहुत। आई कैन रिलेट टू इट। यस, प्यूबर्टी आती है तो पिंपल्स आ जाते हैं, वॉइस चेंज हो जाती है। वेरी गुड। हेयर डेवलपमेंट, मुस्टैच, दाढ़ी मूछ आ गई, ग्रोथ हो गया। वेरी गुड। हेयर ग्रोथ, चेंजेस इन द बॉडी। वेरी गुड। एक बच्चे ने बहुत ही एक्यूरेट आंसर किया, बहुत ही सिंपल शब्दों में एक आंसर किया, चेंजेस इन द बॉडी, राइट। तो वहीं से क्या करेंगे बेटा, वहीं से शुरुआत करेंगे। चैट ऑफ करती हूं पहले तो, एंड फिर यहां पे क्या करते हैं बेटा, शुरू करते हैं। यहां पे बेटा एक बच्चा है, ठीक है, यहां पे एक बच्चा है, ये है समोसा सिंह जूनियर। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, ये है जूनियर समोसा। ठीक है, ये है जूनियर समोसा और ये है समोसा सिंह सीनियर। ठीक है भाई, ये दो एक ही इंसान है। ठीक है, मतलब पहले ये बच्चा था, अब ये बड़ा हो गया। अब बेटा मैं आपको बोलूं कि इस बच्चे की उम्र क्या है। इस बच्चे की उम्र है 4 साल, 4 ईयर, और इसकी उम्र है लेट अस से 24 ईयर। ठीक है, इसकी उम्र है 4 ईयर और इसकी उम्र है 24 ईयर। व्हाट डू यू थिंक, इसमें से कौन केपेबल है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन?
क्या इस बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी, क्या इस बच्चे के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये एक और नए बच्चे को जन्म दे सकता है? क्या इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है बेटा, इसमें से कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए लायक है? Who of these, like which नहीं, हाँ, who जो भी है, ठीक है, इसमें से कौन बेटा केपेबल है फॉर दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो यहां पे बेटा सभी के सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। समोसा सिंह जो कि 24 साल का है, इसके अंदर क्या है बेटा? इसके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है फॉर दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई ऐसा क्यों कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है? तो आपका जवाब क्या होगा बेटा? ऐसा क्या है भाई इसके अंदर और जो इसके अंदर नहीं है? ऐसा क्या डिफरेंट है इसके अंदर जो इसके अंदर नहीं है? तो हम बोलेंगे मैम ये मैच्योर्ड पर्सन है। वेरी गुड, आप सभी यही बोलोगे मैम ये तो मैच्योर पर्सन है ना, ये बड़ा है, बड़ा इंसान है, ये इसकी एज ज्यादा है। अब एज ज्यादा है तो क्या है? मतलब ये प्रॉपर्ली ग्रो एंड डेवलप कर चुका है, इसके सेक्स ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं, इसकी बॉडी में सारे चेंजेस आ चुके हैं। जितने भी चेंजेस इसकी बॉडी में आए हैं कहीं ना कहीं वो सारे चेंजेस क्या है? इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। क्या आप सभी मेरी इस बात से अग्री करते हो? क्या बात है, बच्चों ने पहले आंसर दे दिया। मेल गैमीट का फॉर्मेशन, वेरी गुड। सेक्सुअल मैच्योरिटी इज द आंसर, वेरी गुड, है ना? क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जो भी आंसर बच्चे दे रहे हैं, प्यूबर्टी, गैमीट फॉर्मेशन, सेक्सुअल मैच्योरिटी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो बेटा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। देखो तो यहां पे बेटा जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी का मतलब क्या है भाई? प्यूबर्टी का मतलब होता है जब ये बच्चा बड़ा होता है ना, कोई भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो बेटा, जब कोई भी मेल या फीमेल इंडिविजुअल अपनी टीन एज में जाता है, लाइक 11 ईयर, 12, 13, 14, जिनके पीछे TEEN लिखा है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, राइट? ये जो टीन एज होती है, इस टाइम पे क्या होते हैं? बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। बहुत सारे क्या होते हैं बेटा? चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। तो इस टाइम पे क्या होता है बेटा? एक स्टेज आता है डेवलपमेंट में, इसकी लाइफ में एक डेवलपमेंट स्टेज आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है? चेंजेस होते हैं किसमें? बॉडी में। अब ये जो चेंजेस होते हैं, ये कैसे चेंजेस होते हैं? ये जो चेंजेस होते हैं बेटा, ये जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस 3 तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला तो क्या है भाई? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। दूसरा है मेंटल चेंज एंड तीसरा है इमोशनल चेंज। 3 तरीके के चेंजेस आते हैं बेटा। और ये जो प्यूबर्टी वाला टाइम होता है बेटा, ये कौन सी एज में आता है? जैसा कि मैंने कहा, ये टाइम पीरियड बेटा पहले तो थोड़ा ना 12-13 में होता था, अब थोड़ा जल्दी आने लग गया है बेटा, ये चेंजेस जल्दी आने लग गए हैं। तो आजकल बेटा 11 से 16 साल की उम्र में, है ना, 11 से 16 साल की उम्र में ये टाइम पीरियड जो होता है बेटा आपकी एज, यानी कि जिस एज में आप हो अभी, ठीक है, उस टाइम पे ये चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा मैम आप क्या बात कर रहे हो, बट बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना? सबको आ रहा है, सबको आ रहा है। अभी रिलेट आप खुद करना बेटा, अपने आप से रिलेट करना। मैंने यहाँ पे बात करी बेटा, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ह्यूमन तो हम सभी हैं भाई,
है ना। एक 6 साल का बच्चा भी ह्यूमन है, एक 2 साल का बच्चा भी ह्यूमन है, एक 12 साल का बच्चा भी ह्यूमन है, एक 20 साल का बच्चा भी ह्यूमन है, एक 30 साल का बच्चा भी ह्यूमन है, और एक 70 साल का ह्यूमन भी क्या बच्चा थोड़ी होगा, एडल्ट जो है वो भी क्या है बेटा, वो भी ह्यूमन है। ह्यूमन तो सभी है। क्या सभी एज ग्रुप के इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा नो, सब एज के लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले छोटी एज से शुरू करते हैं। तो भाई ये बच्चा रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकता? तो सबसे पहला मेरा जवाब यही होगा कि भाई ये 4 साल का बच्चा रिप्रोड्यूस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है? मेल और फीमेल गैमेट चाहिए होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? मेल फीमेल का गैमेट का प्रेजेंस। अभी इस बच्चे की बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई नहीं है, अभी तो छोटा बच्चा है, अभी तो ये ग्रो एंड डेवलप करेगा। जब ये ग्रो एंड डेवलप करेगा तो इसके सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, जब इसके सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे तो तब उनके अंदर सेक्स सेल्स यानी कि मेल गैमेट यानी कि स्पर्म सेल बनेगा। तो अभी तो इसके सेक्स ऑर्गन ही डेवलप नहीं हुए हैं, यानी कि इसके अंदर अभी स्पर्म सेल ही नहीं बना है। तो अब जब इसके पास स्पर्म सेल ही नहीं है तो ये कैसे बना देगा एक और नया इंडिविजुअल? नहीं बना सकता। तो क्योंकि यहाँ पे स्पर्म सेल नहीं है, मेल गैमेट इसकी बॉडी में अभी बना ही नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो मेल गैमेट की जरूरत है मैम, ये कब बनना शुरू होगा? तो जब एक बच्चा अपनी किशोर अवस्था में जाता है यानी कि अपनी टीनेज में जाता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस उम्र में जब बच्चे होते हैं तो इस उम्र में बेटा उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, चेंजेस जैसे कि उनकी बॉडी में फिजिकल चेंज आते हैं। फिजिकल चेंज मतलब हाइट बढ़ती है, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। फिजिकल चेंज मतलब ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप करते हैं, सेक्स ऑर्गन अच्छे से डेवलप करते हैं। मेंटल चेंजेस जैसे भाई देखो तुम जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा मेंटल तुम्हारे बताती हूँ क्या होता था? मेंटल बस ये होता था, हे भगवान बारिश आ जाए, बस स्कूल की छुट्टी हो जाए, है ना। आज घर जाऊंगा तो मम्मी को बोलूंगा मैगी बना के खिला दो, है ना। आज जाके मस्त एकदम कलेश मचा दूंगा, रो रो के वो वाला टॉय दिला दो। इससे ज्यादा आपकी सोच नहीं थी। जब आप 5, 6, 7 साल के थे तब आप ये नहीं बोलते थे कि अरे भाई मैं तो बड़े हो कि ये करूंगा वो करूंगा, नहीं। बट जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आप अपने करियर को लेके क्या हो? सीरियस हो, आप मेंटली मेच्योर हो रहे हो, आप अपने करियर के लिए प्लानिंग करते हो, राइट। मेरे को जेई करना है, मुझे नीट करना है, मुझे यूपीएससी करना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे जर्नलिस्ट बनना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे इंस्टाग्राम रील्स पे डांस करके इन्फ्लुएंसर बनना है ना। तो आप मेंटली क्या हो रहे हो बेटा? मैच्योर हो रहे हो। जो बातें आप बचपन में नहीं सोचते थे अब आपको अपना मेंटली आप उसको यूज करके अपना करने लगे हो। तो ये आपका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। फिजिकल डेवलपमेंट तो आपकी बॉडी में हो ही रहा है बट मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है, एक मेंटल चेंज आ रहा है। नॉट ओनली दिस बेटा, इमोशनल चेंज भी तो आ रहा है ना, राइट। पहले क्या होता था? इमोशनल चेंज सिर्फ यही होता था कि टीवी देख रहे थे, मम्मी पापा ने टीवी बंद कर दिया, रोना शुरू कर दिया, माय गॉड सो इमोशनल। इससे ज्यादा कुछ इमोशन नहीं होते थे, है ना। खेलने चले गए, दोस्त के साथ खेल लिए, साइकिल चला के आ गए, बस बढ़िया मजे, जिंदगी में मजे मजे चल रहे हैं, है ना। इमोशंस यही होते थे, हैप्पी हो गए, सैड हो गए। बट आज के टाइम पे अब मैं तुमसे पूछूंगी तो कहोगे मैम प्लीज डोंट गेट पर्सनल, है ना। बट आज के टाइम पे मैं तुमसे पूछूं तो तुम इतने सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करते होगे। जब तुम स्कूल जाते होगे तो तुम्हें लगता होगा टीचर डांटते रहते हैं यार, घर आते हैं तो मम्मी पापा पीछे पड़े रहते हैं, है ना। हमेशा एक फ्रस्ट्रेशन फील होती रहती होगी कि यार उसके पेरेंट्स तो इतना प्यार करते हैं, उसको गुस्सा नहीं करते, मेरे पेरेंट्स तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। फोन चलाता हूं तो पीछे बोलते रहते हैं, है ना। हम बाहर जाते हैं फ्रेंड्स के साथ तो हमें बाहर नहीं जाने देते, इतना काम करना पड़ता है स्कूल का, इसका उसका, ऊपर से उसने नंबर देने से भी मना कर दिया, ऊपर से मेरे को रिप्लाई नहीं कर रही, है ना। ये भी नहीं हो रहा मेरा तो वो भी नहीं हो रहा। तो समझ रहे हो, तो इमोशनली भी कितना परेशान हो यार, है ना। और इमोशनली एक चेंज ये बहुत होगा कि आपके आसपास बॉयज को अपने आसपास गर्ल्स की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन फील होता होगा, गर्ल्स को बॉयज के लिए थोड़ा अट्रैक्शन फील होता होगा। तो ये चीज एक 4-5 साल के बच्चे को तो नहीं होती थी बट आपकी एज में ये होना स्टार्ट हो गई है। तो एक इमोशनल चेंज आप सभी क्या कर रहे हो बेटा?
एक्सपीरियंस कर रहे हो? आप सब भी जल्दी से बताएंगे बेटा, क्या आप इस एज ग्रुप में हो? यस। क्या आप सभी बच्चे बेटा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चेंज एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में? यस और नो बताएंगे, यस और नो बताएंगे बेटा, यस और नो, यस और नो, है ना? आपकी बॉडी में इस टाइम बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। फिजिकल चेंजेस जैसे कि भाई लड़कों में क्या हो रहा होगा, दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो गई होगी। गर्ल्स के केस में बेटा ब्रेस्ट डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो गई होगी, है ना? इस तरीके से बॉयज के केस में अंडर आर्म में हेयर ग्रोथ आनी शुरू हो गई होगी। गर्ल्स में भी आपके फेस पे पिंपल्स आने शुरू हो गए होंगे। मेंटल चेंज मैंने बता ही दिया बेटा, आप मेंटली थोड़ा ग्रोन अप हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, आपको थोड़ा बिहेव करना आ गया है, राइट? उसके अलावा इमोशनल चेंज तो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, वो तो मैं डेली यहाँ पे चैटों में देख ही लेती हूँ। एनीवन इंटरेस्टेड टॉकिंग, एनीवन इंटरेस्टेड टॉकिंग, तो ये सब तो चलता ही रहता है। तो भाई ये क्या है बेटा, ये सब हम आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसीलिए वी शुड बी, है ना, वी शुड बी थैंकफुल टू एनसीईआरटी एंड सीबीएसई कि ये सब बातें हमारी किताब में दी गई, सो दैट हमको एक दिलासा मिल जाए कि देखो भाई हमें पता है, हमें पता है, हाँ ना, हमें पता है कि तुम कैसा फील करो, चलो थोड़ा पढ़ो इसके बारे में। तो बेटा इस सब का एक कारण है, इस सब का क्या है बेटा, एक कारण है। और कारण क्या है बेटा, कारण है प्यूबर्टी। आपकी बॉडी में क्या है बेटा, इस टाइम आपकी बॉडी में प्यूबर्टी वाला टाइम है। प्यूबर्टी वो वाला टाइम होता है जब आपकी बॉडी में क्या हो रहे होते हैं, चेंजेस हो रहे होते हैं। चेंजेस होते हैं इस उम्र में, और ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चेंज होते हैं। और बेटा जब ये टाइम पीरियड पूरा होता है ना, ये प्यूबर्टी जब हो जाती है तो एक इंसान क्या होता है, एक इंसान क्या होता है बेटा, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। प्यूबर्टी के बाद एक इंसान जो होता है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। सेक्सुअली मैच्योर का मतलब क्या है, बिकम केपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतने सारे जब चेंजेस आते हैं तो पर्सन जो होता है बिकम केपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्यूबर्टी के बाद एक पर्सन जो है बेटा इतने सारे चेंजेस होने के बाद केपेबल हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल होने का मतलब क्या है कि मेल की बॉडी में स्पर्म सेल बनने शुरू हो जाएं और फीमेल की बॉडी में एग सेल यानी कि ओवम, फीमेल गैमेट। तो बेटा जो भी प्यूबर्टी के बाद चेंजेस आते हैं उसमें से एक बहुत बड़ा चेंज ये है कि पर्सन सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि इंडिया में व्हाट इज द लीगल एज फॉर द मैरिज? क्या कोई बता सकता है बेटा इंडिया में लीगल एज फॉर द मैरिज क्या है, गर्ल्स के लिए एंड बॉयज के लिए, दोनों के लिए? क्योंकि मेरे को सच में नहीं पता है। पहले 18 होती थी हमारे टाइम पे, आई थिंक अब चेंज हो गई है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इसलिए तुमसे पूछ रही हूं। 21 हो गई है गर्ल्स के लिए, 21 हो गई है ना, पहले 18 होती थी। अरे भाई साहब 21 और 18 गर्ल्स के लिए क्या है, गर्ल्स के लिए अभी भी 18 है क्या? जहां तक मुझे याद है जब हम मतलब मैंने लास्ट जब न्यूज पढ़ी थी तो इट वाज 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज। मोर और लेस मतलब ज्यादातर बच्चे 21 ही बोल रहे हैं ना, तो 21 प्लस मान लेते हैं, है ना? क्योंकि बेटा 21 क्यों रखी गई है एज, जरा खुद सोचो भाई, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों कहा कि भाई इससे कम उम्र में शादी नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि जब कोई शादी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बच्चे पैदा करेंगे, बट बच्चे पैदा करने के लिए बेटा सिर्फ ये काफी नहीं है कि चलो भाई मेल गैमेट बन रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है, अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके एक नया बच्चा बना देते हैं। नो, दिस इज नॉट जस्ट ओनली रिक्वायरमेंट। आपको मेंटली भी तो मैच्योर होना चाहिए। जब आप खुद ही अपने दिमाग से क्या हो, मैच्योर नहीं हो, आप खुद ही बच्चा हो अभी दिमाग से, है ना, तो आप एक नए बच्चे को कैसे पाल पाओगे, राइट? और सिर्फ इसलिए बच्चा पैदा कर लेते हैं क्योंकि हम लायक हो गए हैं बच्चा पैदा करने के लिए, ये तो कोई वजह नहीं हुई। अगर बच्चा पैदा होगा तो ऑब्वियसली यू हैव टू फीड, है ना, आपको उसको अच्छी केयर देनी है, उसको खाना देना है, उसको अच्छी कंडीशंस देनी है, राइट? तो उसके लिए भाई आपका कुछ करियर होना चाहिए, कुछ सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, राइट? तो तब तक आप अपने करियर में भी कुछ कर पाओ, सो दैट आप पैसा कमा पाओ, उसको एक अच्छा जीवन दे पाओ, खुद को एक अच्छा जीवन दे पाओ।
तो 21 की उम्र तक आते आते फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, लोग कुछ ना कुछ काम धंधा करना शुरू कर देते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कुछ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी है। तो इसलिए एक मिनिमम एज रख दी गई है गवर्नमेंट ने, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है, इतनी बात क्लियर हो गई है, वेरी गुड। अब हम प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं, तो भाई प्यूबर्टी के टाइम पे एक्चुअली में होता क्या है, प्यूबर्टी के टाइम पे एक्चुअली में होता क्या है बेटा, ये सब चीजें आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, फटाफट से एक बार इनको देख लेते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे बेटा सबसे पहले बॉयज की बात करते हैं। प्यूबर्टी के टाइम में बेटा सबसे पहले देखते हैं बेटा, ये जो एज यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, किसी किसी की बॉडी में 11 साल से चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, किसी में 12 साल में, किसी में 13, किसी में 14। तो ये जो चेंजेस है बेटा 11 से 14 साल की उम्र में आना शुरू हो जाते हैं। चेंजेस फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हो सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा फिजिकल चेंजेस की बात कर लेते हैं। बॉयज में हो या गर्ल्स में बेटा एकदम से हाइट बढ़ जाती है इस टाइम पे। फेशियल हेयर ग्रोथ, भाई फेस पे दाढ़ी मूंछ आने लग गई है ना, दाढ़ी हो गई, मूंछ आ गई लड़कों की। डीपनिंग ऑफ द वॉइस है ना, पहले जो बच्चा ऐसे बात करता था, मैम मैम ये पीछे से मुझे परेशान कर रहा है, मैम मैम प्लीज इसको डांट दीजिए, ऐसे ऐसे आवाज, ऐसे बात करते थे पहले लड़के ना, जब छोटे होते हैं उनकी आवाज ऐसी होती है, सभी की आवाज ऐसी होती है क्यूट सी। फिर अब बच्चे 11वीं में, 10वीं, 11वीं, 12वीं में आ गए, ओए हाथ मत लगाइयो, अच्छा जी चल बाहर मिल तू मेरे को, है ना। फिर ऐसे बात करते हैं, एक दूसरे को धमकाते हैं, एकदम एकदम गुंडे बन के दिखाते हैं ना। तो आवाज क्या हो गई है भाई, भारी हो गई है आवाज, डीप हो गई है आवाज, है ना, आवाज भारी हो गई है। तो ये चेंज है बेटा बॉयज के अंदर जो इस टाइम पे आता है। इंक्रीज इन लीन मसल मास, जो बेटा मसल है, लड़के जो क्या है बेटा हट्टे कट्टे तगड़े हो गए हैं, मस्कुलर हो गए हैं। पहले ऐसे क्या होते थे, सुकुड़ी डंडी से होते थे, अब एकदम तगड़े हो गए हैं। तो एक प्यूबर्टी के टाइम पे क्या है बेटा चेंज है। उसके अलावा बॉयज में अंडर आर्म में और प्यूबिक हेयर ग्रोथ आ गई है। अंडर आर्म का मतलब हम सभी को पता है, अंडर आर्म मतलब दिस पार्ट, राइट। प्यूबिक पार्ट क्या होता है, व्हाट इज प्यूबिक एरिया, बेटा जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि बेटा मेल्स में जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, यहाँ पे जो सराउंडिंग एरिया होता है उसको प्यूबिक एरिया बोलते हैं। तो वहां पे हेयर ग्रोथ आने लगती है, ये एक चेंज है, ये एक चेंज है। उसके अलावा एनलार्जमेंट ऑफ जेनाइटल्स, एनलार्जमेंट मतलब साइज एनलार्ज हो जाना। जेनाइटल्स का मतलब बेटा जो भी ऑर्गन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनका साइज जो है बेटा वो इंक्रीज होता है। जैसे कि बेटा टेस्टिस का साइज बड़ा होता है, पेनिस का साइज बड़ा होता है। तो ये क्या है बेटा, एक चेंज है जो मेल्स की बॉडी में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी देखने को मिलता है। सेम गोज फॉर गर्ल्स, बट यहाँ पे आप एक एज का डिफरेंस देखोगे। एज का डिफरेंस ये है बेटा, गर्ल्स के अंदर ये जो चेंजेस होते हैं लगभग 11, 12, मैक्सिमम 13 साल की उम्र में क्या होते हैं बेटा आ जाते हैं। चेंजेस क्या होते हैं बेटा गर्ल्स में, सेम चेंजेस इन गर्ल्स एज वेल। गर्ल्स में भी बेटा इस टाइम पे एकदम से क्या होती है, हाइट निकलती है, ग्रोथ होती है बेटा, हाइट बढ़ती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा बेटा गर्ल्स में भी हमें अंडर आर्म और प्यूबिक हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे तो हम लगा देंगे स्टार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्यूबर्टी के टाइम पे बेटा एक सबसे बड़ा चेंज जो एक फीमेल के अंदर आता है, जो एक गर्ल के अंदर आता है, वो ये है कि उनके मेंस्ट्रुएशन, ये मिनार्के क्या होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे बेटा। मेंस्ट्रुएशन मतलब जो उनके पीरियड्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा इंक्रीज इन फैट मास, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे इसकी थाई पोर्शन पे इन्होंने शो किया है। गर्ल्स के केस में बेटा जो उनकी थाई वाला एरिया होता है, हिप्स वाले जो एरिया होते हैं वहां पे फैट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से बॉडी की शेप में चेंजेस आते हैं। तो ये क्या है बेटा, कुछ चेंजेस है जो बॉयज में एंड गर्ल्स में आते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये फिजिकल चेंजेस हैं। इसके अलावा बेटा इमोशनल चेंजेस जिसके बारे में आपसे मैं बात कर रही थी, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत सैड फील होता है, कभी मोटिवेटेड लगता है, कभी डीमोटिवेटेड लगता है ना। बीइंग मोर सेंसिटिव, बड़ी जल्दी फील करने लगते हैं, उसने मेरे को ऐसे क्यों बोला, मम्मी आपने मुझे ऐसे क्यों बोला, अरे बाबा आपने मुझे ऐसे क्यों बोला, है ना, ऐसे आपको रहने लगता है। फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस अबाउट फिजिकल चेंजेस, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आजकल सबको लगता होगा अरे यार मैं अपना बाल ठीक कर लूं, है ना, लड़के ऐसे करते हैं,
बाहर जाएंगे, मैम को बोल के मैम पानी पीने जा रहे हैं, फिर बाल वाल सेट करके आएंगे, शीशे में खुद को देखेंगे, है ना। तो अपनी बॉडी को लेके आप क्या हो गए हो, थोड़े क्या हो गए हो, कॉन्शियस हो गए होगे। पहले अपनी बॉडी को लेके इतना कॉन्शियस नहीं थे, बट अब आप कॉन्शियस हो गए। अभी एक बच्चे ने कहा था मैम प्यूबर्टी का मतलब पिंपल, है ना, तो अब लगता होगा यार ये पिंपल हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई अब ये क्या कर सकते हैं, ये आपकी बॉडी में इस टाइम चेंजेस हो रहे हैं, इनकी भी कोई वजह है, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं ना, उसके बारे में आगे मैं बात करूंगी। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, ठीक है। मेरे को तो अभी तक पिंपल होते हैं यार, मैं खुद दवाइयां खाती हूँ पिंपल्स की, ठीक है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड अगेन फीलिंग डिफरेंट अबाउट आवर पीयर्स मतलब अपने साथियों के बारे में आप थोड़ा डिफरेंट फील करने लगते हो, है ना। पहले बचपन में क्या होता था, सब एक ही क्लास के सारे बच्चे दोस्त होते थे, बट अब वो मेरा दुश्मन है, अब वो मेरा थोड़ा दोस्त कम है, वो ज्यादा दोस्त है, ये बेस्ट फ्रेंड है, ये बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। आपस में दूसरे को एक दूसरे से नाम से छेड़ते होगे आप, है ना। तो ये बेवजह फालतू वाली हरकतें तुमने जो शुरू कर दी होंगी, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दी प्यूबर्टी, ठीक है। चलो अब पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा बेटा, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम क्या लिखेंगे, जो मैंने आपको बताया बेटा, आपको इस तरीके से लिखकर आना है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। फेशियल हेयर ग्रोथ, अंडर आर्म, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, डिपीनिंग ऑफ वॉइस, मसल मास, पेनिस का साइज इंक्रीज होना, और बहुत इंपॉर्टेंट स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होना। प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज में सबसे बड़ा चेंज यही है कि बॉयज में स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, बॉयज के अंदर स्पर्म सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मेल गैमीट बनना शुरू हो जाता है। इससे पहले बॉडी में स्पर्म सेल्स नहीं बनते थे, प्यूबर्टी के बाद वो चीज शुरू हो जाती है। फीमेल्स में बेटा ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो गई, अंडर आर्म, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, फैट मास बढ़ गया हिप्स में एंड थाइज में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गई, ग्रोथ हो रही है। अब ये तो बेटा डिफरेंट चीजें हो गई जो मेल्स में और फीमेल्स में होती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बच्चे ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था ना मैम पिंपल्स, तो बेटा ये देखो कॉमन है, बॉयज में भी गर्ल्स में भी, है ना, दोनों में ही हो रहे होंगे, दोनों में ही हो रहे होंगे। तो ये होते हैं बेटा ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ ऑयल एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। increased activity of oil and sebaceous glands। हमारी स्किन पे ना बेटा, हमारी स्किन पे ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ऑयल ग्लैंड देखो बेटा, तुम्हारी स्किन पे ना स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिनमें से स्वेट निकलता है, वैसे ही तुम्हारी स्किन पे ऑयल और सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड से निकलता है सीबम। सीबम एक तरीके का मान लो कैसे बता सकते हैं, सीबम इज लाइक वैक्स जैसा सब्सटेंस, वैक्स जैसा, ऑयल जैसा एक सब्सटेंस होता है जो जनरली हमारे फेस पे नोज वाले एरिया पे ज्यादा होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने फील किया होगा जब वो सुबह सो के उठते होंगे तो यहाँ पे ऑयल इकट्ठा हुआ होता है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं इस टाइम पे बेटा। सेबेशियस एंड ऑयल ग्लैंड इस टाइम पे काफी एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपकी स्किन ऑयली हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, ऑयली स्किन हो जाती है। और जब स्किन काफी ऑयली हो जाती है तो जब आप बाहर निकलते हो तो ना धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन, ये सब आपकी स्किन पे चिपकता है। आप रात को मुंह धो के नहीं सोते होगे, अब वो मिट्टी चिपकती है, आपके पोर्स में घुस जाती है, पिंपल हो जाते हैं स्किन पे, है ना। तो ऑयली स्किन की वजह से कहा जाता है कि पिंपल्स जल्दी होते हैं। ये क्या पढ़ाने लग गई मैं, ठीक है, पिंपल्स होते हैं। तो मैम इसका क्या इलाज है? अब बेटा मैम डॉक्टर तो है नहीं, बट मैम सिर्फ आपको ये बोल सकती हैं कि रात को भाई मुंह धो के सोया करो, है ना, रात को मुंह धो के सोया करो, ब्रश करके सोया करो, मुंह धो रहे हो तो ब्रश भी कर लेना, रात को अच्छे से फेस वॉश करके सोया करो, सारी मिट्टी हटा के सब कुछ फेस क्लीन करके सोया करो, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हारे पिंपल थोड़े कम हो जाएं। फेस वॉश का नाम नहीं लूंगी, वैसे मुझे बहुत अच्छा फेस वॉश पता है, बट मैं नाम नहीं लूंगी, नहीं तो बच्चे कहेंगे मैम आप स्पॉन्सर कर रहे हो, ठीक है। कोई भी फेस वॉश ले लो जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, ठीक है, कोई भी फेस वॉश ले लो, ब्रांड तुम्हारी मर्जी है, कोई भी ऐसा फेस वॉश ले लो जिसमें ना सैलिसिलिक एसिड हो, वो आपके पिंपल्स को कम कर देगा, क्योंकि मैंने वही किया था।
ठीक है, मैंने वही किया था। अब मुझे जल्दी से बताओ बेटा, क्या ये बात क्लियर हो गई है? एक बार #CH कर दो जल्दी से। अभी तक जो भी पढ़ा, क्या वो क्लियर है? क्या वो क्लियर है? कह रहे मैम बता दो। नहीं, ये मैं ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगी। सैलिसिलिक एसिड वाले बहुत सारे आते हैं, कोई भी ले लेना। अरे भाई तुम्हारी स्किन तुम जानो, मुझे क्या पता। मेरे को जो सूट किया है मैंने बता दिया। फिर पता चले मैम ने बताया था ऑनलाइन क्लास में ये वाला फेस वॉश ले लो और फिर तुम्हारे पिंपल हो गए और ज्यादा, तो मैं कहां जाऊंगी? ठीक है, चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलो ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, समझ लिया। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो बेटा, यहां से हमने आगे बढ़ना है और हमने ये समझना है कि जब प्यूबर्टी होती है तो बहुत सारे चेंजेस इसमें कौन से हाईलाइट करने वाले हैं? चेंजेस यहाँ पे हाईलाइट करने वाले हैं कि भाई बॉयज में स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो गया, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो गई, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू रिलीज ऑफ एग सेल, है ना। एग सेल के रिलीज से रिलेटेड होता है ये। पीरियड्स का क्या कॉन्सेप्ट है ये आगे समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा बॉयज में स्पर्म बनना शुरू हो गया, गर्ल्स में एग सेल हो गया बनना शुरू। अब बेटा अगर मुझे फीमेल गैमेट मिल गया, मेल गैमेट मिल गया, तो क्या अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है? क्या अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है? यस और नो? स्पर्म सेल मेल गैमेट, एग सेल फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट अब बनना शुरू हो गए हैं, तो यस अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा कहानी जो शुरुआत होती है वो होती है गैमीट से ही। गैमीट से ही क्या होती है बेटा? सारी की सारी जो कहानी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरू होती है, क्योंकि मेल गैमेट फीमेल गैमेट फिर फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, फीटस से मैम फीटस क्या होता है? रुक जाओ, फीटस से बेबी बनेगा। ठीक है, तो ये कहानी की शुरुआत अब यहां से क्या हो गई है? शुरू हो गई है प्यूबर्टी के बाद। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले तो हम कंपेयर करेंगे मेल एंड फीमेल गैमीट को। ठीक है, सबसे पहली बात तो बेटा ये जो लड़के इतना बन के दिखाते हैं, ठीक है, इनका जो स्पर्म सेल होता है इट इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, एंड जो एग सेल होता है इट इज एक्चुअली द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट क्या होगा? तो बेटा यहां पे जो मेल गैमीट होता है ह्यूमन बॉडी में, बेटा जो मेल गैमीट होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म सेल। स्पर्म सेल जो होता है इट इज एक्चुअली द smallest cell in human body। ठीक है, और ये जो सेल होता है ये एक्चुअली में होता है मोटाइल। मोटाइल मतलब ये मूव कर सकता है ना, ये खुद मूव कर सकता है, और इसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है। ये जो आपको यहाँ सेल दिखाई दे रहा है दिस इज एक्चुअली दी फीमेल गैमीट। ये क्या है भाई? ये है फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट इन ह्यूमन बॉडी इज एक्चुअली नोन एज एग सेल, या फिर इसको ओवम भी बोल सकते हैं। एंड ये क्या होता है बेटा? दिस इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़े साइज का, सबसे बड़े डायमीटर वाले साइज का क्या है बेटा? ये सेल होता है। उसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस बेटा जो ये है, ये मोटाइल है, ये मूव कर सकता है, और ये नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं किया जा सकता, ये खुद मूव नहीं कर सकता। तो भाई ये तो हमेशा से होता आया ही है लड़कियों के साथ, उनको वैसे भी कोई नहीं जाने देता, खुद उनको मूव नहीं करने देता कोई घर से बाहर इधर उधर, है ना। सेल के साथ भी, बेचारों के साथ यही हो रहा है, सेल भी मूव नहीं कर सकते। गर्ल्स बी लाइक वी आर यूज्ड टू इट मैम। ठीक है, चलो क्या इसके अलावा और भी कोई डिफरेंस है? क्या इसके अलावा और भी कोई डिफरेंस है? देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं।
चलो एक बार कंपेयर कर देते हैं। जैसा कि मैंने कहा बेटा इंपॉर्टेंट टेबल है, आई थिंक ये मैंने आपको बनाने के लिए भी कहा था टेबल। स्मॉलर इन साइज, मेल गैमेट इज एक्चुअली स्मॉलर इन साइज, फीमेल गैमेट इज एक्चुअली लार्जर देन स्पर्म, ठीक है। मोबिलिटी की बात करें, मोटाइल है, मूव कर सकता है। फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेल की बॉडी में स्पर्म सेल्स कहां बनते हैं बेटा? मेल की बॉडी में स्पर्म सेल्स बनते हैं टेस्टिस के अंदर। अब ये टेस्टिस क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे। फीमेल की बॉडी में जो एग सेल या ओवम होता है वो बनता है ओवरी के अंदर। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, एक बारी में बेटा फीमेल बॉडी में, मेल बॉडी में बेटा एक बारी में लाखों स्पर्म सेल्स क्या होते हैं, बनते हैं। बहुत सारे स्पर्म सेल्स बनते हैं बेटा, दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स, ठीक है। एक बारी में लाखों स्पर्म सेल्स एक बारी में बनते हैं। बट जब हम फीमेल बॉडी की बात करते हैं ना, फीमेल बॉडी इज लाइक भाई महीने में सिर्फ एक एग सेल रिलीज करूंगी, ना कम ना ज्यादा। रेयर केसेस भी हो सकते हैं, कई बार एक से ज्यादा भी हो जाता है, बट नॉर्मली मंथ में उनकी ओवरी से एक महीने में एक बार ही एक एग सेल रिलीज होता है। दोबारा रिपीट कर रही हूं, फीमेल बॉडी में बेटा पूरे मंथ में उनकी ओवरी से केवल एक सिंगल एग सेल ही रिलीज होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो उसके अलावा ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, द प्रोसेस बाय विच स्पर्म सेल्स आर फॉर्म्ड, उनको उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिससे स्पर्म सेल्स बनते हैं। oogenesis क्या है? जिस प्रोसेस से एग सेल बनते हैं, जिस प्रोसेस से एग सेल बनते हैं उस प्रोसेस को हम oogenesis बोलते हैं। क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई है? क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई है? तो एक बार जल्दी से #CH लिख दो। अगर इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई है तो जल्दी से #CH लिख दो और यहां पे बेटा स्टार लगा लो, बिकॉज ये टेबल इंपॉर्टेंट है और ये भी क्या था बेटा इंपॉर्टेंट। अरे भाई ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, ठीक है। चलिए यहां पे बेटा एक क्वेश्चन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद आ गया। मैं यहां पे बेटा एक स्टेटमेंट लिखूंगी, आपको ये बताना है क्या मेरी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। बेटा यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, अगर आपको लगता है ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑप्शन ए, अगर आपको लगता है नहीं ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ऑप्शन बी। देखते हैं कितने बच्चों को याद है, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। ये हमने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक्स पढ़े थे तब हमने क्या किया था बेटा, ये चीज डिस्कस करी थी, ये चीज हमने तब डिस्कस करी थी। गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा भाई? हो गया स्टॉप पोल, ये हो क्यों नहीं रहा? 85% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। आलमूर, अंशु, किंशुक, नुरांश, ईशु, आदित्य, मिलन, प्रिया, दिव्यांकर, वंश, ठीक है बिल्कुल सही बेटा। जो हमारी मियोसिस की प्रोसेस होती है जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, इस प्रोसेस से क्या होता है, इस प्रोसेस से गैमीट का फॉर्मेशन होता है। इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। गैमीट बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमीट बनने की प्रोसेस को हम गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं।
गैमेटोजेनेसिस में अगर स्पर्म बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग सेल को हम बोलते हैं oogenesis। ठीक है, तो आंसर यहां पे क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। वापस आ जाते हैं बेटा, हम यहां पे स्पर्म सेल की बात कर रहे थे। स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्कस करने लायक है। एग सेल में तो बेटा ज्यादा कुछ नहीं है। देखो यहां पे क्या है बेटा, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये जो बढ़िया सी इसके बाहर एक मोटी सी कवरिंग होती है ना, इसको जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं, बट छोड़ दो, इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। सो सिंपली दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर इसका सारा डीएनए इसके अंदर है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इसकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पे ये इसका हो गया साइटोप्लाज्म। अच्छा जरा मुझको ये बताओ, क्या इस सेल में सेल वॉल होगी? जल्दी बताएंगे, क्या इस सेल के पास, क्या इस एग सेल के पास सेल वॉल होगी? यस और नो? जल्दी बताओ, क्या इस सेल के पास सेल वॉल होगी? क्या यहां पे सेल वॉल होगी? ओ भाई कंफ्यूजिंग आंसर्स। ओके, कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं बट ज्यादातर बच्चे नो बोल रहे हैं। बेटा ओवम या एग सेल किसकी बॉडी में बन रहा है? ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी मतलब एनिमल बॉडी। एनिमल सेल के, एनिमल बॉडी में एनिमल सेल होंगे और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, तो ह्यूमन बॉडी का कोई भी सेल उठा लो, चाहे वो स्किन का सेल हो, हार्ट का, लंग्स का, लिवर का, किडनी का, पेनक्रिया का, स्पर्म सेल, एग सेल, ये सभी के सभी क्या है? ह्यूमन बॉडी, यानी कि एनिमल बॉडी। एनिमल सेल के एग्जांपल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। चलिए लेट अस टॉक अबाउट स्पर्म सेल। स्पर्म सेल का डायग्राम नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं। अगर मैं स्पर्म सेल के डायग्राम को डिस्कस करूं बेटा, काफी यूनिक सा सेल है, काफी छोटा सा सेल है, बट एक्चुअली में शेप वाइज इट इज अ वेरी वेरी यूनिक सेल। शेप वाइज अगर हम बात करें, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब इसका जो पूरा का पूरा ये जो सेल का स्ट्रक्चर, इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द हेड, दिस पार्ट इज हेड, दिस पार्ट इज मिडल पीस, एंड ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा, दिस इज एक्चुअली टेल। ये क्या है बेटा? ये है टेल। क्या है बेटा 3 पार्ट्स? दिस फर्स्ट पार्ट इज एक्चुअली हेड, this middle वाला part is known as middle piece, this longer पीछे पूंछ जैसा portion is actually tail। ये क्या है बेटा? tail। ये जो head वाला portion होता है बेटा, इस head वाले portion में present होता है इसका न्यूक्लियस। तो हमारे स्पर्म सेल का जो हेड है, दिस इज एक्चुअली द मेन पार्ट। मेन पार्ट तो सारे पार्ट है, क्योंकि हर पार्ट का अपना एक अलग फंक्शन है, यूनिक फंक्शन है। तो इसका जो भी स्पर्म सेल का, सेल तो है ही भाई, सेल होगा तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास डीएनए होगा, राइट। तो यहां पे इफ वी टॉक अबाउट, ये हेड पोर्शन हो गया, दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये हो गया बेटा इसका डीएनए। सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर होती है, राइट। उसके अलावा व्हाट इज दिस? ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? ये वाला पार्ट। यहां पे बेटा क्या होते हैं? यहां पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। मिडल पीस वाले पोर्शन में क्या होते हैं? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है बेटा? अगर कोई पूछे सेल के अंदर क्या काम है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? मैं पूछूं भाई माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल, तो आप बोलोगे मैम माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब इसका काम है एनर्जी बनाना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द
एनर्जी मतलब एटीपी प्रोडक्शन के लिए। मैम इसको एनर्जी की क्यों जरूरत पड़ेगी भाई? स्पर्म सेल को एनर्जी की क्या जरूरत है? स्पर्म सेल क्या है भाई? स्पर्म सेल मोटाइल है। स्पर्म सेल की ये जो टेल है ना, टेल की वजह से ये क्या करता है? मूवमेंट करता है। टेल की वजह से बेटा ये क्या करता है? मूवमेंट करता है। स्पर्म सेल इज एबल टू मूव। स्पर्म सेल किसकी मदद से मूव करता है? स्पर्म सेल को बेटा मूव करने के लिए बेटा वो यूज करता है टेल का। बट टेल को अगर मूव करना है तो उसको एनर्जी चाहिए। अगर हम भी मूव कर रहे हैं बेटा तो मसल्स को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी चाहिए, राइट? तो टेल भी बेटा जब मूव करती है तो उसको उसके लिए क्या चाहिए बेटा? उसको उसके लिए चाहिए एनर्जी। और वो एनर्जी उसको कौन देता है बना के? वो एनर्जी मूवमेंट के लिए वो एनर्जी उसको बना के देता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि उसके मिडल पीस में प्रेजेंट है। और ये इसकी क्या हो गई? टेल हो गई। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो एक बार जल्दी से #CH कर दो। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो एक बारी जल्दी से #CH कर दो। बेटा ये छोटी छोटी बातें ना एनसीईआरटी में नहीं तुमको लिख के दी गई हैं, तो अगर तुमको कोई बता रहा है कुछ एक्स्ट्रा बातें तो उसको सुन लो। स्पेलिंग रॉन्ग हो गई किस चीज की? माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी, प्रोडक्शन, टेल, मूवमेंट, न्यूक्लियस। किस चीज की स्पेलिंग गलत हुई है भाई? मेरे को नहीं दिख रही। कहां हो गई बता दो, ठीक कर दूंगी। किस चीज की स्पेलिंग गलत हुई है यार? एक गलती से कुछ दिख जाता है ना तो फिर उससे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना? हाँ चलो, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने स्पर्म के, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल भी हमने डिस्कस कर लिया। इस डायग्राम में हमने क्या डिस्कस कर लिया भाई? इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल भी हमने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। तो ये किस चीज का डायग्राम है? ये डायग्राम है स्पर्म सेल का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे चलते हैं, ठीक है। अब बेटा एक्चुअली में मैम ये तो ना छोटी मोटी बातें थी मैम, ये तो हमको पता भी था मैम थोड़ा थोड़ा। एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे हो रही है मैम, है ना? ये एक्चुअली में कैसे हो रहा है इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना। ओवरव्यू का मतलब कि भाई फीट, मतलब तुम्हें वो हो रहा होगा ना यार, एक्चुअली में मतलब दो सेल से कैसे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, है ना। कितनी मैजिकल सी बात नहीं है कि दो सेल हैं, एक फीमेल बॉडी के अंदर बना, एक मेल बॉडी के अंदर बना। कैसे ये दोनों सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, ये फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल बना, उस सेल से बहुत सारे सेल बने, बहुत सारे सेल से टिश्यूज बने, टिश्यूज से पूरा टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ये सारी की सारी चीजें हुई, है ना। तो इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। 3D मॉडल बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखेंगे, ठीक है। अभी ये देखते हैं, ये समझते हैं, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आगे आने वाली टॉपिक्स में क्या करूंगी, क्लास में डिस्कस करूंगी। तो मैं नहीं चाहती जब मैं बोलूं फीटस तो तुम्हें समझ ना आए, जब मैं बोलूं यूट्रस तो तुम्हें समझ ना आए, ठीक है। तो वी शुड बी वेरी क्लियर विद दिस टर्म्स। चलिए तो फटाफट से देखते हैं बेटा, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, ये ऑलरेडी बेटा ये सब आता है आपको। ये ओवम है, ठीक है। ओवम मतलब ये एग सेल है, ये स्पर्म सेल है। दोनों के बीच में क्या हुई, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई। दोनों के बीच में क्या हुई, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, है ना। अब ये दोनों सेल्स कैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो भाई यही है। क्योंकि मेल की बॉडी के अंदर है, यानी कि फादर की बॉडी के अंदर है स्पर्म सेल फादर की बॉडी के अंदर है, एग सेल फीमेल की बॉडी के अंदर है। तो भाई ये दोनों सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में कैसे आए? ये पॉसिबल हो पाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉप्यूलेशन। मैम अब ये कॉप्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। कॉप्यूलेशन क्या होता है बेटा? कॉप्यूलेशन का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब द एक्ट ऑफ द प्रोसेस ड्यूरिंग विच
जब स्पर्म सेल फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज किए जाते हैं बाय अ ऑर्गन नोन एज पेनिस। तो कॉप्यूलेशन का क्या मतलब है? कॉप्यूलेशन तो बहुत सारे टर्म्स पहली बार सुन रहे होगे तुम, है ना, बहुत सारे टर्म्स तुम पहली बार ही सुन रहे होगे। टर्म कॉप्यूलेशन, ठीक है, एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम कॉप्यूलेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा मेल पेरेंट विद द हेल्प ऑफ इट्स पेनिस वो फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म सेल्स को रिलीज करते हैं। तो फीमेल बॉडी के अंदर ये स्पर्म सेल्स चले जाते हैं, एंड जब फीमेल बॉडी के अंदर ये स्पर्म सेल्स चले जाते हैं तो यहां पे होता है अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे होता है अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो उसके बाद बेटा ये दोनों सेल मिलके एक सेल में क्या होंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होता है बेटा इसको देखते हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, देखना। व्हाट यू हैव टू, ठीक है, व्हाट यू हैव टू नोटिस इन दिस वीडियो के कितने सारे स्पर्म सेल्स होंगे, बहुत सारे स्पर्म सेल्स होंगे, बट उसमें से केवल एक ही ऐसा स्पर्म सेल होगा जो फीमेल यानी कि एग सेल के साथ क्या करेगा? फ्यूज करेगा। क्योंकि जब मैंने बोला कि फीमेल जब मेल बॉडी में स्पर्म सेल बनते हैं तो भाई वो लाखों स्पर्म सेल्स होते हैं, और जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे एक नहीं बेटा, दो नहीं, चार नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों स्पर्म सेल्स फीमेल बॉडी के अंदर क्या कर दिए जाते हैं? रिलीज कर दिए जाते हैं, एजैक्यूलेट कर दिए जाते हैं। तो आफ्टर द कॉपुलेशन लाखों स्पर्म सेल्स होते हैं बेटा जो एग सेल की तरफ जाते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करने के लिए, बट उसमें से केवल एक ही स्पर्म सेल होता है जो फीमेल एग सेल के साथ क्या करता है? फर्टिलाइज करता है, उसके साथ फ्यूज करता है। और आपको यहाँ पे क्या नोटिस करना है बेटा, ये जो स्पर्म सेल हमने यहाँ पे देखा ना, ये जो स्पर्म सेल हमने यहाँ पे देखा, जब ये फ्यूज करता है ना बेटा एग सेल के साथ, इसका केवल न्यूक्लियस जाता है, इसका केवल न्यूक्लियस जाता है बेटा इसके अंदर, ठीक है, इसका केवल न्यूक्लियस जाता है इसके साथ फ्यूज करने के लिए, ठीक है, बाकी मेजर पोर्शन तो बाहर ही रह जाता है इसका। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे, ठीक है, नोटिस करना है बहुत ही छोटा सा सेल होगा, तो यू विल ऑल्सो गेट अ रेफरेंस। मैं कम बंद कर देती हूँ, लाइट बंद कर देती हूँ, तो यू विल ऑल्सो गेट द रेफरेंस कि कितना ज्यादा क्या है डिफरेंस है साइज का। ठीक है, चलो देखो, thousands and lakhs of sperm cell are actually moving towards the egg cell। ये ओवम है, एग सेल है, ठीक है, और ये देखो बेटा ये इसका क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है, देखो ये इसका न्यूक्लियस है, कितने बड़े साइज का न्यूक्लियस। और आपको छोटा सा एक सेल दिखाई दे रहा है यहाँ पे व्हाइट कलर का, ये जो छोटा सा आपको एग सेल दिखाई दे रहा होगा ये व्हाइट कलर का, ये एक सिंगल स्पर्म सेल है। ऐसे ही देखना भी बहुत सारे स्पर्म सेल्स आएंगे और ये क्या करना चाहेंगे? ये चाहेंगे कि हम किसी न किसी तरीके से एग सेल के न्यूक्लियस के पास पहुंच जाए। ठीक है, देखो ये एक एग सेल ये हो गया, एंड अभी देखना अभी और स्पर्म सेल्स आ गए, और स्पर्म सेल्स आ गए। ठीक है, एंड आपने देखा बेटा ये कितनी, पीछे चला गया, हाँ, आपने देखा यहाँ पे से एक पार्ट गया, न्यूक्लियस इसका गया, और उसके साथ क्या हो गया बेटा? वो फ्यूज हो गया। ठीक है, अब धीरे 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 यहाँ पे, अरे हो गया ये, रुक जाओ, ये देख लो, है ना, ये देखेंगे बेटा यहाँ पे, है ना, ये देखो ये स्पर्म सेल है, और ये स्पर्म सेल ने क्या किया? फीमेल गैमीट के अंदर अपना न्यूक्लियस रिलीज कर दिया, न्यूक्लियस ने उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया और एक सेल बनाया। इतनी जल्दी क्यों बना रहे हो भाई, रुक जाओ। ठीक है, एक सिंगल सेल बना जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था जाइगोट। तो दोबारा चलाना पड़ेगा ये सारा, रुको, ये सब समझेंगे बेटा, सब पढ़ेंगे, सब डिस्कस करेंगे। ये अभी रुक जाओ, अभी ये बता दूंगी, पहले जो अभी पढ़ रहे हैं पहले उसको अच्छे से पढ़ेंगे।
ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो बेटा कितने सारे स्पर्म सेल्स हैं, एक एग सेल के बाहर कितने सारे स्पर्म सेल हैं। स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस जाएगा अंदर, सिर्फ स्पर्म का न्यूक्लियस जाएगा अंदर एंड इट विल फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ एग सेल, और ये फ्यूजन हो गई और एक एग बन, एग सेल के साथ जब उसने फ्यूज किया तो एक सेल बना। क्या नाम होता है बेटा उस सेल का, जल्दी से बताएंगे क्या नाम होता है बेटा उस सेल का। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक सेल बनता है, क्या नाम होता है उस सेल का। वेरी गुड, उस सेल का नाम होता है मैम जाइगोट, उस सेल का नाम होता है जाइगोट। राइट राइट राइट, एनिमेशन अच्छी लगी, वेरी गुड, है ना, जाइगोट। अब जाइगोट जो है बेटा, जाइगोट इज लाइक बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, समय बिताने के लिए चलो करते हैं सेल डिवीजन। अब जाइगोट डिवाइड करता है, जाइगोट एक्चुअली करता है माइटोसिस की प्रोसेस, है ना। ये क्या करता है बेटा, ये डिवाइड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ये माइटोसिस की प्रोसेस करता है और बहुत सारे सेल बनाता है। एक बॉल बनती है सेल की जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ये कहां पे हो रहा है भाई सब कुछ, कहां पे हो रहा है ये सब कुछ, ये फर्टिलाइजेशन कहां हुई है, इनसाइड फीमेल बॉडी, ठीक है। जब फीमेल बॉडी के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को मैं बोल सकती हूं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या मैं इसको बोल सकती हूं कि यहां पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई है, बिल्कुल बोल सकती हूं, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर हुई है ना फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन हुआ है, फर्टिलाइजेशन, वो फीमेल बॉडी के अंदर हुआ है, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल बॉडी, राइट, इनसाइड फीमेल बॉडी। यूट्रस के अंदर नहीं होती है फर्टिलाइजेशन भाई, बता दूंगी कहां होती है, इसके बारे में हम करेंगे बात, ठीक है, करेंगे बात। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है, होती कहां है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है, करेंगे इसके बारे में बात नेक्स्ट क्लास में। फीमेल बॉडी के अंदर हुई तो फीमेल बॉडी के अंदर ही जाइगोट बना, फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है, ये सारी प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रही है भाई, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रही है। अभी हम ये देख रहे थे, है ना, अभी हमने पूरा प्रोसेस देखा, तो भाई ये पूरा क्या है, ये फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा है ये सब कुछ, है ना, ये पूरा फीमेल बॉडी के अंदर। अभी क्या होगा, पूरा बेबी डेवलप होगा, ठीक है, बट अभी इसको हम बेबी नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फीटस, ठीक है। तो ये समझना है बेटा हम सबको, ठीक है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज को हम धीरे धीरे क्या करेंगे बेटा, समझेंगे। तो ये एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो इज लाइक ग्रुप ऑफ सेल्स, एक बॉल है सेल की। अब बेटा इस एम्ब्रियो में बहुत सारी सेल डिवीजन होंगी, इसमें क्या होंगी बेटा, बहुत सारी क्या होंगी, सेल डिवीजन होंगी। सेल डिवीजन होगा यानी कि बहुत सारे सेल्स हैं, ये बहुत सारे सेल बनेंगे बेटा, धीरे धीरे टिश्यूज बनेंगे, धीरे धीरे ऑर्गन बनेंगे, ठीक है, धीरे धीरे क्या होंगे बेटा, ऑर्गन बनेंगे। एंड एक ऐसी स्टेज आएगी बेटा कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है बेटा, इसका पता लगने लगेगा कि हाँ भाई कोई इंसान का बच्चा बन रहा है, यानी कि धीरे धीरे इसका हेड दिखने लगेगा, आर्म्स, है ना, जिनको लिम्स बोलते हैं हम, हाथ पांव, ये सब बनने लगेंगे, ये सब दिखने लगेंगे। तो यहां पे बेटा इसको हम बोलेंगे कि फीटस बन गया है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे कि यहां पर बन गया है फीटस। फीटस का क्या मतलब होता है भाई, फीटस का मतलब ये होता है कि हाँ भाई कुछ ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। मैंने इसको फीटस क्यों नहीं बोला, मैंने इसको बोला एम्ब्रियो, क्योंकि अभी बस सेल है। फीटस मतलब कि एक्चुअली में जो डेवलपमेंट हो रही है एक नए ऑर्गेनिज्म की, उसमें हमें अब दिखने लगा है कि हाँ भाई सर बन रहा है, हाथ बन रहे हैं, पाँव बन रहा है, ऑर्गन्स बन रहे हैं, तो इसको फिर हम फीटस बोलने लगते हैं। इस फीटस की क्या होती है बेटा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। इस फीटस की क्या होती है भाई, इस फीटस की होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है।
इस फीटस की क्या होती है भाई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है पूरी, जिसको हम बोलते हैं कि भाई 9 महीने के लिए, हम बोलते हैं ना 9 महीने के लिए, मम्मी ऐसे इमोशनल करती है 9 महीने के लिए, 9 महीने के लिए देखो पेट में रखा, पेट में रखा, पेट में रखा। भाई पेट में नहीं रखा, ठीक है, तो जब अगली बारी मम्मी से डांट पड़ रही हो ना कि बेटा 9 महीने तेरे को पेट में रखा था, है ना, तो मम्मी को बोलना मम्मी आप डांट लो, बट यार कॉन्सेप्ट गलत बता रहे हो आप, आपने पेट में नहीं रखा था, आपने यूट्रस में रखा था। तो मॉम विल बी लाइक आइयो बेटा इधर, अभी बताती हूं तुझे, है ना, फ्लाइंग चप्पल डायरेक्टली ऑन दी चीक विल कम, है ना, तो प्लीज ऐसा ना करें, मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो पूरी प्रोसेस है बेटा, ये 9 महीने के लिए जो आपको एक्चुअली में रखा गया था, कहाँ पे, आपको एक फीमेल बॉडी के अंदर, है ना। फीटस की क्या होती है बेटा, फीटस की डेवलपमेंट होती है कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। फीटस की क्या होती है बेटा, डेवलपमेंट होती है यूट्रस के अंदर, डेवलपमेंट इन यूट्रस। यूट्रस को बेटा वूम्ब भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में बोल देते हैं कोक, ठीक है, कोको कोला वाली कोक नहीं बेटा, वूम्ब मतलब जिसको हिंदी में बच्चादानी बोल देते हैं, है ना, वैसे इसको यूट्रस बोला जाता है। यूट्रस बोल लो, मदर्स वूम्ब बोल लो, हिंदी में बच्चादानी बोल दो भाई, है ना। ये तो यहाँ पे बेटा इसकी पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। जब इसकी प्रॉपर पूरी की पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है, पूरी की पूरी जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है तो डिलीवरी होती है। डिलीवरी के बाद एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा एक क्यूट सा बेबी होता है, एंड उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं बेबी, ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं बेबी। सो दिस इज बेबी समोसा सिंह, बेबी समोसा सिंह हो गया है भाई, ठीक है, बेबी समोसा सिंह हो चुका है, ठीक है। तो हम इससे पहले जब तक ये इस जीवन में, इस दुनिया में नहीं आया है, तब तक इसको बेबी नहीं बोलते। जब तक वो अपनी मदर की बॉडी के इनसाइड है तब तक उसको हम बेबी नहीं बोलते, है ना, उसको फीटस बोलते हैं मेडिकल साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, तब तक उसको बेबी नहीं बोला जाता, ठीक है। बेबी उसको तभी बोलते हैं जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, उससे पहले उसको फीटस कहा जाता है। अगर इतनी बात समझ आ गई है सभी बच्चों को तो एक बारी #CH कर दो, ठीक है, इसको #CH कर दो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से अरे अच्छा सॉरी चैट तो ऑफ थी, जल्दी से एक बार #CH कर दो, इतनी बात समझ आ गई है तो। क्लियर है, क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ, वेरी गुड। आगे चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब अपना टॉपिक शुरू करेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। जब तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता हम क्लास खत्म नहीं करेंगे, तो कृपया करके कोई भी बच्चा टैटा पैटा ना करे, मैम क्लास खत्म कर दो, क्लास खत्म कर दो, क्लास एंड कर दो, नो। जब तक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक पूरा नहीं होता तब तक क्लास खत्म नहीं होगी, राइट। सो बेटा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो इसके साथ क्या कर रहे हैं बेटा, इसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली। ओ माय गॉड, कॉफी पीना तो भूल ही गई, पूरा कप भरा हुआ है, तुम्हारी बातों के चक्कर में आ गई। तुमने कहा था ना कप फ्लेक्स कर रहे हो, कप फ्लेक्स चक्कर में साइड में रख दिया मैंने कप और पीना ही भूल गई कॉफी। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां पे हमको ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि भाई टेस्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेल बॉडी, स्क्रोटम, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, यूरेथ्रा। इसके अलावा और भी पार्ट्स हैं जैसे कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इजैक्यूलेटरी डक्ट, एपिडिडाइमस। ये क्या बोल रहे हो मैम, ये तो एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है। कोई नहीं, 2-4 बातें थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, जान लेंगे तो कोई आफत तो आ नहीं जाएगी, मौत तो नहीं आ जाएगी, राइट। तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट
अगर आपको बेटा पेपर में डायग्राम बनाने के लिए आता है तो प्लीज फॉलो दिस डायग्राम ओनली, राइट। आपको क्या करना है, आपको यही वाला डायग्राम फॉलो करना है, ठीक है। बट टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स, मैं आपको और भी यहां पे डायग्राम दिखाऊंगी, जैसे कि क्लास 12th एनसीईआरटी का मैं आपको डायग्राम दिखाती हूं। क्लास 12th एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, ठीक है। इससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, क्योंकि क्या डिफरेंस है मैम, ये ऐसा डायग्राम है और मैम ये ऐसा डायग्राम है। देखो भाई एक्चुअली में क्या है, ये साइड व्यू है, ये क्या है बेटा, ये साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां से और यहां से, ठीक है, दोनों आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, हर पार्ट का क्या है बेटा अपना एक अलग फंक्शन है, जो कि मैं आपको बताऊंगी। आपको ध्यान से सुनना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी ये करना है कि आपको मेरी बात अभी ध्यान से सुननी है, ठीक है। हर एक पार्ट का फंक्शन यहाँ पे टेब्यूलर फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बिकॉज अक्सर बच्चों को आता तो था मैम, लिख नहीं पाए पेपर में, लिखना कैसे था, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। हर पार्ट का बेटा क्या फंक्शन है वो यहाँ पे आपको मैंने रिटन फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिया है, तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, बस मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना है और समझना है। अगर इतनी बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है तो ओके लिख दो एक बारी। अगर इतनी बात दिमाग में बैठ गई है तो एक बारी फटाफट से ओके लिख दो चैट में। ठीक है, ओके चलो लेट अस स्टार्ट। सो जैसा कि मैंने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है टेस्टिस। अब जब टेस्टिस की बात करते हो तो मैम कहीं पे टेस्टिस ऐसे लिखा होता है और कहीं पे मैम टेस्टिस ऐसे लिखा होता है। मैम कोई डिफरेंस है क्या? अरे भाई कोई डिफरेंस नहीं है। जब मैं सिंगल टेस्टिस की बात कर रही हूं तो टेस्टिस और प्लूरल है ना, क्योंकि एक से ज्यादा होती है। यस, एक टेस्टिस नहीं होती बेटा, देयर आर टू टेस्टिस, ठीक है, देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर दो टेस्टिस होती हैं, तो इसलिए टेस्टिस लिखा जाता है सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसी के साथ स्टार्ट करेंगे, बाकी पार्ट्स को मारो गोली। बच्चे भी लाइक मैम जान ले लोगे हमारी, क्यों मार दे गोली? नहीं मार सकते मैम, ठीक है, गोली मत मारो, बट ठीक है अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। सिर्फ टेस्टिस की भी बात करेंगे और एक बात करेंगे इस स्ट्रक्चर की जो इसके बाहर प्रेजेंट होता है, उसको कैसे भूल जाए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये एक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसका नाम है स्क्रोटम। दो चीजों के बारे में बात करेंगे, टेस्टिस एंड स्क्रोटम, टेस्टिस एंड स्क्रोटम, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। मैम टेस्टिस तो दो होती हैं, समझ आ गया, दो टेस्टिस होती हैं। स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम एक ही होता है, और होता क्या है चलो देख लेते हैं। बेटा स्क्रोटम इज एक्चुअली अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक स्किन का पाउच जैसा या थैले जैसा, एक सैक जैसा एक स्ट्रक्चर होता है स्किन का, जो एक्चुअली एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ हैंग करता है, एंड इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं दो छोटे छोटे सर्कुलर शेप के, ठीक है, ओवल शेप के दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिनका नाम होता है टेस्टिस। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे दो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे दो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सबसे पहले तो इस तरीके से स्किन का एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्किन का एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हमने नाम दिया है स्क्रोटम। क्या नाम दिया है भाई? दिस इज स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है बेटा? स्क्रोटम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। स्क्रोटम इज एक्चुअली अ सैक या पाउच
पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अब पाउच के अंदर तो कुछ रखा होगा भाई, थैले के अंदर तो कुछ रखा होगा। क्या रखा होता है इस थैले या पाउच लाइक स्ट्रक्चर में? इस थैले या पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं दो सर्कुलर शेप के स्ट्रक्चर, दो सर्कुलर शेप के स्ट्रक्चर्स बेटा, जिनको हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस, तो बेटा ये मैंने एक टेस्टिस बना दी और ये मैंने एक टेस्टिस बना दी, ठीक है, दो टेस्टिस होती हैं, ठीक है। सो देयर इज एक्चुअली अ पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या होता है भाई? देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अ पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस को बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोला जाता है। टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। प्राइमरी मतलब सबसे मेन सेक्स ऑर्गन। भाई इसको मेन सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं? इसको मेन सेक्स ऑर्गन इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि यहीं पे बनते हैं स्पर्म सेल्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होते हैं बेटा स्पर्म सेल्स, और टेस्टिस के अंदर ही क्या होते हैं बेटा? स्पर्म सेल्स बनते हैं। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा स्पर्म सेल को बनाने में इस स्क्रोटम का। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये जो थैले जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हमने स्क्रोटम बोला है, ये स्किन का बना होता है ना, स्किन का बना होता है। ये एब्डोमिनल कैविटी से थोड़ा बाहर की तरफ हैंग करता है। इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है, और सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा यूज, सबसे बड़ा फंक्शन जो स्क्रोटम का है वो ये है कि स्क्रोटम जो है बेटा थर्मो रेगुलेशन या टेम्परेचर मेंटेनेंस में हेल्प करता है। मतलब ये बेटा स्क्रोटम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। ये क्या करता है बेटा? ये टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन मतलब इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से बेटा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। उस कम टेम्परेचर से फायदा ये होता है कि टेस्टिस अच्छे से क्या करता है बेटा? स्पर्म प्रोडक्शन कर पाता है। सो कम टेम्परेचर में, थोड़े लो टेम्परेचर में स्पर्म्स अच्छे से बन पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टेम्परेचर रेगुलेशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये टेम्परेचर रेगुलेशन फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है या उसको रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये टेस्टिस है भाई। टेस्टिस का क्या काम है? टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना। अब टेस्टिस के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बेटा, हम यहाँ पे सारे के सारे पार्ट्स को तो देखो डिस्कस नहीं कर सकते, बट यस ऑब्वियसली वी विल डिस्कस द मेन पार्ट्स। तो टेस्टिस के बेटा बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। टेस्टिस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको पता होना चाहिए, सबसे पहले बेटा इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं लेडिग सेल्स। क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? सेल्स पाए जाते हैं बेटा इनके अंदर जिनको हम बोलते हैं लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स टेस्टिस के अंदर होते हैं और इनका काम होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन that is testosterone। क्या काम है भाई लेडिग सेल्स का? लेडिग सेल्स का काम है एक हार्मोन बनाने का जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को मेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है।
मेल सेक्स हार्मोन का क्या मतलब है भाई? मेल सेक्स हार्मोन का मतलब होता है एक ऐसा हार्मोन जिसकी वजह से क्या हो, जिसकी वजह से प्यूबर्टी के टाइम पे जितने भी चेंजेस आए, बॉयज के केस में प्यूबर्टी के टाइम पे भाई ऐसा क्या हो गया, क्यों आए चेंजेस? क्योंकि मेल की बॉडी में बेटा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो गया। उस हार्मोन की वजह से बेटा बॉयज की दाढ़ी मूंछ आई, बॉयज के अंडर आर्म में हेयर ग्रोथ हुई, प्यूबिक एरिया में ग्रोथ हुई, पेनिस का साइज बढ़ा, टेस्टिस का साइज बढ़ा, स्पर्म का प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। तो टेस्टोस्टेरोन ही क्या है बेटा? एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से बॉयज के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन है जिसकी वजह से मेल की बॉडी में स्पर्म सेल बनना शुरू होते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन कौन बनाता है? लेडिग सेल्स बनाते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर। ठीक है जी, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा टेस्टिस के अंदर एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल बेटा वो पार्ट है जो क्या करता है? प्रोडक्शन या फॉर्मेशन करता है इमैच्योर स्पर्म सेल्स का। तो एक्चुअली में स्पर्म सेल बनाने का काम इसी का है। ठीक है, क्या करता है बेटा? ये करता है फॉर्मेशन ऑफ immature sperm cells, formation of immature sperm cells। तो स्पर्म सेल कौन बनाता है? टेस्टिस बनाता है। टेस्टिस में कौन बनाता है? तो सेमिनिफेरस टिब्यूल बनाते हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल को बेटा हेल्प कौन करता है? तो सेमिनिफेरस टिब्यूल को बेटा स्पर्म सेल बनाने में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये हार्मोन बेटा स्पर्म सेल की फॉर्मेशन में भी मदद करता है। ठीक है, ये इसकी क्या करते हैं? हेल्प करता है। यहां पे हेल्प लिख देती हूं, मदद करता है, पूरा का पूरा इसका रोल है। ठीक है, हेल्प करता है इसकी। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर इमैच्योर स्पर्म सेल बन गए। अभी ये क्या है? ये इमैच्योर है। अभी क्या है भाई? ये इमैच्योर है। अब इनको मैच्योर करने में बेटा, इनको मैच्योर करने में एक पार्ट मदद करता है, एक पार्ट मदद करता है जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। अब ये क्या होता है? अगर आप ये वाला डायग्राम ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये वाला डायग्राम देखो बेटा। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूं? टेस्टिस को हाईलाइट कर रही हूं। ठीक है, यहां पे मैंने टेस्टिस 1, टेस्टिस 2, जैसा कि मैंने कहा दो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस 1 एंड टेस्टिस 2। अब आपको बेटा नोटिस करना है, आपको ये देखना है, देखो यहां पे आपको ध्यान से देखना, आपको यहां पे एक पार्ट दिख रहा होगा बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ। देखो ये बिल्कुल इसके साथ एक पार्ट दिख रहा है, दिस जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। क्या विजिबल है? विजिबल है बेटा? क्या आपको विजिबल है? एक बार जल्दी से बताएंगे। दिस पोर्शन इज दिस विजिबल? क्या विजिबल है बेटा? जब तक ये टॉपिक पूरा नहीं होगा क्लास खत्म नहीं होगी। जब टॉपिक पूरा होगा मैं खुद क्लास खत्म कर दूंगी। विजिबल है? वेरी गुड। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस पार्ट को हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस है ना? थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, एपिडिडाइमिस ये कैसा टर्म है? बस यही है भाई, है ना, एपिडिडाइमिस। ठीक है, वापस आते हैं। अब जब बेटा स्पर्म सेल की फॉर्मेशन हो गई है, सुनना जरा ध्यान से, सुन लो ध्यान से। ठीक है, यहां पे बेटा ये टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस थी, मैंने बना रखी है यहाँ पे टेस्टिस। यहीं पे बेटा इसके साथ ये देखो जो मैंने ब्लू कलर का पोर्शन यहां बना दिया, ब्लू कलर का ये जो पोर्शन बना दिया टेस्टिस के बिल्कुल साथ में होता है। ये जो मैंने बना दिया, ये क्या बनाया भाई? ये बना दिया हमने एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये क्या बनाया भाई? एपिडिडाइमिस।
एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का क्या रोल है? जो भी स्पर्म सेल्स टेस्टिस के अंदर बनते हैं बेटा, वो अभी इमेच्योर है। वो मैच्योर होने के लिए कहां जाते हैं भाई? वो मैच्योर होने के लिए एंटर करते हैं एपिडिडाइमिस के अंदर। तो यहां पे बेटा नेक्स्ट पार्ट एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या करता है? एपिडिडाइमिस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मैच्यूरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म सेल्स। तो यहीं पे स्पर्म सेल क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। ठीक है, यहीं पे स्पर्म सेल्स क्या होते हैं भाई? मैच्योर होते हैं और यहीं पे स्टोर होते हैं। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो एक बारी जल्दी से #CH कर दो। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो एक बारी जल्दी से #CH कर दो। क्विकली। बहुत बढ़िया, राइट? ठीक है, मैंने यहां पे लिख भी दिया है। यहां पे भी बेटा टेबल में एवरीथिंग इज मेंशन। स्क्रोटम का रोल मेंशन, टेस्टिस का रोल मेंशन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का रोल मेंशन, एपिडिडाइमिस का रोल इज मेंशन। ठीक है, अब ये वास डिफरेंस क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से डिस्कस करते हैं, फिर जल्दी से छुट्टी करेंगे, है ना? चलो देखते हैं, वापस आते हैं बेटा एनसीईआरटी वाले डायग्राम पे। 3D मॉडल आखिरी में देखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम कौन से पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? 3D मॉडल दिखा भी दूंगी तो उसमें से कुछ तुम्हें अभी तो सारे पार्ट्स का नाम भी नहीं पता ना, तो तुम समझोगे कैसे कि मुझे इसमें ऑब्जर्व क्या करना है। ठीक है, चलो वापस आते हैं इस डायग्राम पे। यहाँ पे हमने 2 चीजें कवर कर ली हैं, 2 3 4 5 काफी चीजें कवर कर ली हैं। टेस्टिस के पार्ट देख लिया, स्क्रोटम देख लिया। इन्होंने यहाँ पे बेटा एनसीईआरटी ने, जो हमारी 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी है, उन्होंने एक्चुअली में यहाँ पे देखो इन्होंने ये ऐसे एपिडिडाइमिस बना रखा है, बट उन्होंने लेबल नहीं किया है। उन्होंने बना रखा है यहाँ पे, देखो ये रहा एपिडिडाइमिस। ठीक है, और ये रही टेस्टिस। इन्होंने एक ही दिखा रखी है, 2 होती है वैसे, है ना? ये टेस्टिस हो गई। ठीक है, चलो अब क्या देखना है मैम हमको यहाँ पे? अब देखो बेटा, तुमको ऑब्जर्व करनी है यहाँ पे एक ट्यूब जैसी एक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। देखो बेटा, यहां से एक ट्यूब, अरे कौन सा कलर है ये? पता नहीं तुम्हें दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पिंक कलर से बना देते हैं। ठीक है, देखो यहां से बेटा एक ट्यूब, यहां से बेटा एक ट्यूब शुरू हुई है और जो यहां जा रही है, देख रहे हो? यहां से एक ट्यूब निकली और ये जा रही है यहां। ये जो ट्यूब है बेटा, ये हमारे एपिडिडाइमिस से अटैच्ड होती है और ये स्पर्म का एक रास्ता है जो कि क्या होता है बेटा? वास डिफरेंस कैरी करके लेके जाता है स्पर्म सेल्स को आगे की तरफ। तो वास डिफरेंस का काम क्या है? जो भी स्पर्म सेल मैच्योर हो चुके हैं उनको कैरी करके आगे लेके जाने का काम वास डिफरेंस करता है। दोनों टेस्टिस पे, दोनों एपिडिडाइमिस से ये अटैच्ड होता है। ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो आप देखो बेटा, ये रही एक ट्यूब जो इससे अटैच्ड है, ये रही एक ट्यूब जो इससे अटैच्ड है। तो जो भी स्पर्म सेल्स यहाँ पे मैच्योर होने के बाद स्टोर्ड है, उनको वास डिफरेंस उठाएगी और बेसिकली पेनिस की तरफ क्या करेगी? यूरेथ्रा की तरफ क्या करेगी? कैरी कर कर ले जाएगी। पेनिस के अंदर ही यूरेथ्रा नाम की ट्यूब होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वास डिफरेंस यहां से उठाती है स्पर्म सेल्स को और आगे की तरफ लेके जाती है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो ये काम है किसका? वास डिफरेंस का। तो वास डिफरेंस की बात भी हमने कर ली भाई, वास डिफरेंस की बात भी कर ली। चलो जी, अब यहां पे भाई कुछ बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं जो कि बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। यूरेटर क्या है बेटा?
आप ये समझो कि केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ी है, बॉडी में और भी तो बहुत सारे सिस्टम है जो काम कर रहे हैं। बॉडी में और भी तो बहुत सारे सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी तो है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी तो है भाई। एक्सक्रीटरी सिस्टम का बेटा ये वही यूरेटर है। कहीं सोचो कि ये कोई अलग चीज है, नहीं भाई नहीं। याद करो, बॉडी में किडनी नाम की भी तो चीज होती है। किडनी से अंदर जो यूरिन बनता है वो यूरेटर को मिलता है, और यूरेटर बेटा यूरिन को कहां स्टोर करता है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बेटा, क्या आंसर होगा इसका। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी तो है बॉडी में, काहे बस सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही है, और भी तो चीजें हैं। ठीक है, किडनी यूरिन बनाती है, यूरिन यूरेटर को मिलता है, और यूरेटर उस सारे यूरिन को स्टोर करता है एक पार्ट में। क्या नाम था उस पार्ट का, क्या नाम था उस पार्ट का, वेरी गुड, उस पार्ट का नाम था यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो बेटा ये वही यूरिनरी ब्लैडर है, ये वही यूरिनरी ब्लैडर है। और यहीं पे क्या है भाई, यहीं पे ढेर सारा यूरिन स्टोर्ड होता है, यहीं पे यूरिन स्टोर्ड होता है। क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये वही यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, तो ये यूरेटर भी हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर भी हो गया, टेस्टिस, स्क्रोटम, वैस डिफरेंस ये हो गए हमारे डिस्कस। ठीक है, अब ये आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3, आपको यहां पे 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं, बट ये भी क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, ये भी क्या होते हैं बेटा, पेयर में होते हैं। एनसीईआरटी ने बेटा इन दो को लेबल किया हुआ है, एक है सेमाइनल वेसिकल, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके अलावा बेटा ये जो एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक ये क्या होता है, ग्लैंड होता है, इसका नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या नाम होता है भाई, इसका नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखो लेबल करूंगी मैं, 3 पार्ट्स को बेटा हाईलाइट करूंगी यहां पे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। देखो एक तो ये वाला पार्ट है ना, एक तो ये, ठीक है, पेयर होता है बेटा जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, इसको हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, इसको हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। इसके बिल्कुल नीचे बेटा, इसके बिल्कुल नीचे ध्यान देंगे, देखो ये जो मैंने ग्रीन कलर से लेबल कर दिए, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये हो गया सेकंड ग्लैंड, ये भी पेयर में प्रेजेंट है। और बिल्कुल इसके नीचे बेटा देखो, बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल मटर के दाने जितने आपको देखो गोल गोल ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, वेरी स्मॉल साइज्ड, वेरी स्मॉल साइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो मैंने लेबल किया है बेटा, इसको बोला जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये हो गया थर्ड। 1 2 3, मैंने 3 ग्लैंड्स की बात करी है। पहला बेटा सेमाइनल वेसिकल है, यूरिनरी ब्लैडर के एकदम नीचे होता है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है, बिल्कुल इसके नीचे होता है, और उसके बाद है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, काउपर्स, काउपर्स। ठीक है, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये 3 ग्लैंड्स हैं। अब ग्लैंड का काम क्या होता है, ग्लैंड का काम होता है कुछ भी सिक्रीट करना, भाई वो कुछ ना कुछ तो बनाएगा। हम पढ़ के आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, ग्लैंड्स क्या करते हैं, ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो भाई इनका भी कुछ ना कुछ रोल होगा, कुछ ना कुछ काम होगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई, इनका काम बिल्कुल है, इनका कुछ ना कुछ रोल। क्या रोल है इनका, अभी आपको सिर्फ इतनी कहानी याद रखनी है कि अभी तक क्या हुआ था, जल्दी से रिकॉल करेंगे कहानी। ठीक है, कहानी रिकॉल करेंगे कि क्या हुआ था। टेस्टिस थी, टेस्टिस में सेमिनिफेरस टिब्यूल थे। ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद एपिडिडाइमिस थे, जहां पे स्पर्म सेल बन चुके हैं, एंड उन स्पर्म सेल्स को कैरी करके आगे की तरफ कौन लेके जा चुका है, उनको आगे की तरफ कैरी करके लेके जा चुका है वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस भाई एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे स्पर्म सेल्स को कैरी करके आगे लेके जा रहा था। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म सेल्स को बेटा वो कैरी करके क्या कर रहा था, आगे की तरफ लेके जा रहा था।
और जब वो बहुत सारे स्पर्म सेल्स को, है ना, मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स को जब वो कैरी करके आगे लेके जा रहा था, तो उसको उसके कुछ 3 दोस्त मिले, ठीक है। उसको रास्ते में कौन मिले? उसको मिले रास्ते में 3 दोस्त, है ना, 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड एंड यहां पे हो गया 3 फ्रेंड। ठीक है, तो यहां पे बेटा इसको 3 दोस्त मिले। वैसे डिफरेंस क्या कर रहा है भाई? स्पर्म सेल्स को आगे की तरफ लेके जा रहा है। अब दोस्त हैं तो दोस्त तो क्या करते हैं भाई? दोस्त तो भला करते हैं, दोस्त भला करेंगे। भाई तेरे को कोई हेल्प चाहिए? वैस डिफरेंस भाई, तेरे को कोई हेल्प चाहिए? तो ये तीनों दोस्त कहते हैं चल भाई हम तेरी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। फ्रेंड नंबर 1, फ्रेंड नंबर 2, फ्रेंड नंबर 3, ये तीनों क्या करते हैं बेटा? ये अपने वैस डिफरेंस भाई की, अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए कहते हैं। अब ये हेल्प क्या करते हैं बेटा? ये बनाते हैं कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, ये बनाते हैं कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। बेटा वो दोस्त कौन है, याद आ गया तुमको? मैं कौन से दोस्त की बात कर रही हूं भाई? ये वाले दोस्त, ये वाले दोस्त 1 2 3, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये उन ग्लैंड्स की बात कर रही हूं 1 2 3। अब ये बेटा कैसे हेल्प करते हैं अपने दोस्त की, देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, कैसे हेल्प करते हैं अपने दोस्त की। लेट अस सी गाइस, लेट अस सी। इसको छोटा बना देते हैं बिकॉज एक्चुअली में बहुत छोटा होता है ना। चलो लेट अस सी। ठीक है, चलो अब बेटा ये कैसे हेल्प करते हैं? जब स्पर्म सेल्स यहां पे जा रहे होते हैं, स्पर्म सेल्स जब यहां से जा रहे होते हैं वैस डिफरेंस की मदद से, तो भाई ये तीनों दोस्त कहते हैं कि हम तेरी हेल्प करेंगे। और ये हेल्प कैसे करते हैं बेटा? ये हेल्प करते हैं बाय रिलीजिंग अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। यहां से फ्लूइड निकलती है, यहां से फ्लूइड निकलती है, यहां से फ्लूइड निकलती है, ठीक है। तो इन तीनों ग्लैंड से निकलती है फ्लूइड, इन तीनों ग्लैंड से निकलती है फ्लूइड, ठीक है। इन तीनों ग्लैंड से निकलती है फ्लूइड। उस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को बोला जाता है सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोला जाता है बेटा? उस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को बोला जाता है सेमिनल फ्लूइड, फ्लूइड सिक्रीशन या फिर सेमाइनल प्लाज्मा, कुछ भी बोल दो। सेमिनिफेरस, सॉरी, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल से बेटा क्या होता है? निकलता है फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा या फिर सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। तो बेटा यहां से फ्लूइड निकली, यहां से फ्लूइड निकली, यहां से फ्लूइड निकली, यहां से फ्लूइड निकली, ठीक है। तो अब बेटा यहां पे क्या माहौल है? अब इस टाइम पे ये जो ट्यूब लाइक सब, ये जो ट्यूब है बेटा, अब इसके अंदर क्या माहौल है देखते हैं। देखो यहां पे क्या है? यहां पे बहुत सारी फ्लूइड है जो इनसे निकली है, ठीक है। और इस फ्लूइड के अंदर वो स्पर्म्स हैं जो वैस डिफरेंस से आ रहे थे, ठीक है। ये माहौल है भाई। यहां पे क्या क्या दिखाई दे रहा है? फटाफट से लेबल करते हैं। यहां पे है स्पर्म सेल्स, यहां पे है भाई ये फ्लूइड सिक्रीशंस, फ्रॉम ग्लैंड्स, ठीक है। एंड इन दोनों से मिलके बेटा एक चीज बनी जिसको बोला जाता है सीमेन। व्हाट इज सीमेन? सीमेन क्या होता है भाई?
सीमन एक्चुअली में फ्लूइड होती है जिसके अंदर क्या होता है बेटा, वो सब सिक्रीशंस जो यहां से निकले हैं और स्पर्म सेल्स। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम इस फ्लूइड का क्या काम होता है। देख बेटा, स्पर्म सेल्स क्या है, स्पर्म सेल मेल गैमीट है, सुनो मेरी बात, स्पर्म सेल मेल गैमीट है, इनको अभी फीमेल बॉडी के अंदर जाना है, फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन करना है, और फीमेल गैमीट तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फीमेल गैमीट जो होता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी अंदर जाके होता है, तो वहां तक इनको जाना है, मूव करना है। मूव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए फूड चाहिए, तो वो सारा नरिशमेंट इस फ्लूइड के अंदर होता है। ठीक है बेटा, ये जो फ्लूइड निकली है ना, इस फ्लूइड के अंदर फ्रक्टोज होता है, शुगर्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें एनर्जी होती है, इसमें ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पर्म को क्या करते हैं, कहते हैं हम तेरा साथ देंगे भाई, तू जा, तू फर्टिलाइजेशन कर, है ना, हम तेरी मूवमेंट को आसान बना देंगे, हम क्या करेंगे भाई, हम ऐसा पीएच प्रोवाइड करेंगे जो तेरे को इजी कर देगा फीमेल गैमीट को के पास पहुंचना। देखो एक तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, फीमेल वजाइना का जो पीएच होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, एसिडिक होता है। फीमेल बॉडी में जो वजाइना होता है बेटा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम पे ना जो सारे के सारे स्पर्म सेल्स है वो फीमेल वजाइना के अंदर रिलीज किए जाते हैं। वहां का जो पीएच है बेटा वो दैट इज समवेयर 3.5, 4, 4.5 ये पीएच होता है वहां का। अब ये स्पर्म सेल्स बेचारे वहां जाते हैं और हो सकता है कि वहां जाके मर जाए, भाई एसिडिक कंडीशन में कौन सरवाइव कर पाता है, तो ये अपना एल्कलाइन अपना साथ लेके जाते हैं। इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है बेटा, एल्कलाइन, ये थोड़ा एल्कलाइन होता है, इसके नेचर की अगर हम बात करें ना, ये जो फ्लूइड है ये थोड़ी सी क्या होती है, एल्कलाइन होती है, सो दैट ये जब फीमेल बॉडी के अंदर जाएंगे तो ये एसिडिक पीएच में सरवाइव कर पाए, तो अपना एल्कलाइन साथ में लेके जाते हैं ये। तो बेटा ये जो सीमन है ये एक्चुअली में क्या है बेटा, वो फ्लूइड जो इनसे निकली थी और जो स्पर्म सेल वहां से बन के आए थे उनका मिक्सचर है, उसको सीमन बोलते हैं। ठीक है, उसको सीमन बोलते हैं। अब फटाफट से बेटा इनका रोल देख लेते हैं, चलो जल्दी से एक बार देख लेते हैं तीनों का क्या रोल है। बस थोड़ा सा बचा है बेटा, बस खत्म है। इसके बाद सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकली है उसके अंदर फ्रक्टोज होता है बेटा। फ्रक्टोज बेसिकली एक तरीके की शुगर होती है, शुगर मतलब बेटा कार्बोहाइड्रेट, और जब बात आ जाए बेटा कार्बोहाइड्रेट की तो हम सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी, तो स्पर्म को एनर्जी देने का काम करती है वो फ्लूइड जो सेमाइनल वेसिकल से निकलती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड निकली है बेटा वो एल्कलाइन नेचर की होती है, सो दैट जब इस सीमेन को फीमेल बॉडी के वजाइना के अंदर रिलीज किया जाएगा तो स्पर्म सेल बेचारे एसिडिक कंडीशन के मारे मर ना जाए, तो उनको एसिडिक कंडीशन को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने में क्या करेगा बेटा, ये सिक्रीशन हेल्प करेगा। वो फ्लूइड क्या करेगी बेटा, उस एसिडिक एनवायरमेंट है ना, ठीक है, उस पीएच में सरवाइव करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड छोटा सा मटर के दाने का पी साइज का ग्लैंड होता है जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके अंदर ना म्यूकस जैसी चीजें होती हैं, मतलब थोड़ी वैक्स जैसी, थोड़ी ऑयल जैसी क्या होती है बेटा, सब्सटेंसेस होते हैं जो अगेन हमारे स्पर्म सेल्स को मूव करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। उसके अलावा एक और चीज है ना, ये यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखो बेटा स्पर्म को बहुत जरूरी है कि वो अच्छे से आगे चल पाए, है ना, अच्छे से आगे क्या हो, चल पाए, क्योंकि आगे चल के क्या आएगी बेटा, आप इस डायग्राम को अगर आप देख पा रहे हो, इसी डायग्राम को देख लो, चलो नोटिस करना बेटा, नोटिस करना, देखो ये क्या है, ये ब्लैडर है, यहां पे यूरिन भरा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, और यूरिन बाहर निकलता है बेटा इस ट्यूब से जिसका नाम क्या होता है, कहां गई, यूरेथ्रा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बेटा मेल हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, अगर उनको अपनी बॉडी से यूरिन बाहर निकालना है,
उनको यूरिन अगर अपनी बॉडी से बाहर निकालना है तो वो किस ओपनिंग का, किस ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। बस खत्म हो गया बेटा, यूरेथ्रा इज द लास्ट टॉपिक। नहीं, इसके बाद थोड़ा सा वी विल टॉक अबाउट एक पार्ट और। जल्दी बताओ, बस जल्दी भाई, जल्दी, बस हो गया। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, समझ लो यार, मुझे पता था यही होगा, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, अब पढ़ लो, पढ़ नहीं रहे। यूरेथ्रा, वेरी गुड। तो बेटा जो भी यूरिन यहाँ पे बना है वो तो इसी के थ्रू बाहर आएगा ना, इसी के थ्रू बाहर आएगा, यहीं से बाहर आएगा। अब भाई देखो होता क्या है, जब यूरिन यहां से बाहर आता है तो थोड़ा बहुत यूरिन यहाँ पे क्या होता है, अंदर ही रह जाता है, ठीक है। अब स्पर्म सेल भी यहीं से आएंगे, स्पर्म सेल निकालने के लिए कोई अलग ट्यूब नहीं है। जब कोई भी मेल किसी कॉपुलेशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं तो यहीं से बेटा स्पर्म सेल्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। कोई अलग ओपनिंग नहीं है, कोई अलग ट्यूब नहीं है। इस यूरेथ्रा की मदद से ही बेटा वो क्या होंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। अब कहीं वो यूरिन के साथ स्पर्म सेल मिक्स हो जाए, है ना, और वो उसको मार ना दे, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो ग्लैंड है इसमें भी क्या करता है, वो हेल्प करता है, ठीक है। बस हो गया खत्म, ठीक है। तो बेसिकली यूरेथ्रा के अंदर कहीं यूरिन हमारे स्पर्म सेल्स को किल ना कर दे, उससे भी क्या करता है बेटा, उस एसिडिक कंडीशन से भी क्या है, ये सिक्रीशन प्रोटेक्ट करती है। तो भाई ये तो पक्के दोस्त निकले यार, है ना। एसिड जो हो गए हैं बेटा, यूरिन की वजह से जो एसिड रह गया है उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो फ्रेंड 1 है, ये जो फ्रेंड 2 है और ये फ्रेंड 3 है, ये तो भाई सच्ची में अच्छे वाले दोस्त निकले। 1 2 3 कितना हेल्प कर रहे हैं, ये एक फ्लूइड बना रहा है, ये एक फ्लूइड बना रहा है, ये फ्लूइड बना रहा है। वो सारी फ्लूइड जाके पकड़ लेती है किसको, स्पर्म को, और कहती है भाई हम तेरी हेल्प करेंगे, देख कितने अच्छे हैं हम लोग। कितनी हेल्प करी उन्होंने, है ना, कितनी हेल्प करी उन्होंने, कितनी हेल्प करी ना, करी बिल्कुल करी, है ना। तो यहाँ पे जो चीज बनी बेटा, यहाँ पे जो चीज बनी उसको हमने बोल दिया सीमेन। तो एक्चुअली में जब कोई भी इंडिविजुअल बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होता है तो उसकी बॉडी से जो रिलीज होता है एक्चुअली में वो होता है रिलीज सीमेन। और इसी सीमेन को बेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉप्यूलेशन फीमेल बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, फीमेल बॉडी यानी कि वजाइना के अंदर क्या किया जाता है बेटा, रिलीज किया जाता है, ठीक है। सीमेन इज रिलीज्ड, दोबारा लिखेंगे इसको, ठीक है। आगे चलते चलते बेटा ये वही क्या, ये वो ट्यूब है यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा की मदद से बेटा ये सारा का सारा जो सीमेन है, ये सारा का सारा बेटा यहां पे जो भी सीमेन है, सीमेन विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा इज रिलीज्ड। यूरेथ्रा की मदद से बेटा, या एक सेकेंड आ गया, डायग्राम देखेंगे बेटा, ये वाला डायग्राम देख लो, ध्यान से सुनेंगे। सीमेन बेटा, इसके मदद से सीमेन जिसके अंदर बहुत सारे, है ना, जिसके अंदर बहुत सारे स्पर्म सेल्स हैं, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इस यूरेथ्रा की मदद से फीमेल बॉडी के वजाइना के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। तो यूरेथ्रा क्या है बेटा, यूरेथ्रा कॉमन रास्ता है, स्पर्म भी यहीं से बाहर निकलते हैं और यूरिन भी यहीं से बाहर निकलता है, ठीक है। स्पर्म भी यहीं से बाहर निकलते हैं और यूरिन भी यहीं से बाहर निकलता है। तो यूरेथ्रा जो ट्यूब है ये कॉमन रास्ता होता है, कॉमन पैसेज होता है। यूरेथ्रा की मदद से ही यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है मेल्स की, एंड यहीं से स्पर्म सेल्स यानी कि सीमेन बाहर निकलता है, ठीक है। और ये जो ट्यूब यूरेथ्रा है ये पेनिस एक ऑर्गन होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, पेनिस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो फटाफट से इनका भी रोल देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है, कॉमन रास्ता है किसके लिए, सीमेन के लिए, यानी कि जिसके अंदर स्पर्म है और यूरिन, तो यहीं से वो बाहर निकलता है। उसके अलावा पेनिस, पेनिस के लिए बेटा टर्म यूज होता है, व्हाट इज पेनिस, पेनिस इज एक्चुअली, पेनिस जो है बेटा इट इज एक्चुअली कॉप्यूलेटरी ऑर्गन,
कॉप्यूलेटरी ऑर्गन का क्या मतलब होता है? कॉप्यूलेटरी ऑर्गन का मतलब है इन्वॉल्व्ड इन कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होता है बेटा? ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये जो पेनिस होता है इसमें इरेक्शन होता है, सो दैट स्मूथली ये जो स्पर्म सेल्स है मेल बॉडी के अंदर वो फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज किए जा सके। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो एक्ट है वो पेनिस की वजह से कंप्लीट होता है एंड इसी की मदद से स्पर्म सेल्स यानी कि जो फ्लूइड है, सीमेन है, स्पर्म है, वो फीमेल बॉडी के वेजाइना के अंदर क्या किए जाते हैं? इनसेमिनेट। इनसेमिनेशन क्या मतलब है बेटा? इन मतलब अंदर, सेमिनेशन मतलब सीमेन को बेटा, सीमेन को जब फीमेल वेजाइना के अंदर रिलीज किया जाता है, ठीक है। इन मतलब अंदर, सेमिनेशन मतलब सीमेन। तो जब सीमेन को फीमेल वेजाइना के अंदर डिपॉजिट या रिलीज किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम इनसेमिनेशन बोल देते हैं। एंड ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ दी पेनिस, जो कि क्या है? एक कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। क्या हमने यहां पे सारे के सारे पार्ट्स को कवर किया? पहले ये देखते हैं। यस, हमने सारे पार्ट्स को कवर कर लिया। वी हैव टॉक्ड अबाउट testis, we have talked about epididymis, we have talked about all the glands, we have talked about testis, we have talked about epididymis, we have talked about vas deferens, we have talked about seminal vesicle, prostate gland, bulbourethral gland, we have talked about bladder, we have talked about penis, ओपनिंग, यूरेथ्रा की ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। व्हाट इज दिस फोरस्किन? पेनिस पे बेटा जो आगे वाला पोर्शन होता है वहां पे स्किन होती है, ठीक है, और उस स्किन को हम फोरस्किन बोल देते हैं। फोर मतलब आगे की, है ना, फोर मतलब होता है ना फोर आर्म्स, ठीक है, फोर मतलब आगे, फोरस्किन, उसके आगे यहाँ पे बेटा स्किन होती है, उसको हम फोरस्किन बोलते हैं। सो दिस वाज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं तो जल्दी से एक बार #CH बता के मुझे क्लियर कर दो कि हाँ जी मैम ये क्लियर हो गया। दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर नोट्स। सारी बातें बता दी हैं, नोट्स में आ जानी चाहिए, ठीक है। सारी बातें बता दी गई हैं, नोट्स में आ जानी चाहिए। सारी बातें बता दी गई हैं, नोट्स में आ जाना चाहिए, ठीक है। स्पर्म और सीमेन में डिफरेंस हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो दिखानी थी भाई मुझे तुमको, है ना, कहां पे है? हाँ जी, ठीक है। जब हम सीमेन की बात करते हैं तो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूं, देखो। यहीं पे लिख देती हूं, 1 ml ऑफ सीमेन, गैस करो बेटा 1 ml सीमेन में, उस फ्लूइड में कितने स्पर्म सेल्स होते होंगे? गैस करो। 3D मॉडल भी दिखा रही हूं, रुक जाओ, गैस करो कितने स्पर्म सेल्स होते होंगे? गैस। देयर आर समवेयर 60 to 100 millions of cells, 60 to 100 million of sperm cells। 60 से लेके 100 मिलियन स्पर्म सेल्स होते हैं 1 ml सीमेन में। तो इमेजिन करो बेटा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल बॉडी के अंदर लाखों स्पर्म सेल्स फीमेल बॉडी के अंदर क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करेंगे बेटा। टेस्टोस्टेरोन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्पर्म सेल की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीमेन क्या है बेटा? स्पर्म सेल और एग सेल का कॉम्बिनेशन, ग्रुप ऑफ स्पर्म सेल्स अलोंग विद द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। तो आंसर यहां पे क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी होगा। कॉमन पैसेज ऑफ यूरिन एंड सीमेन, यूरिन और सीमेन बेटा किस रास्ते से निकलता है बाहर? विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा, राइट, विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। मैं अभी तुम्हें वीडियो दिखा रही थी ना, हाँ, है ना।
तो भाई सीमेन को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक्चुअली में कैसा दिखेगा, लेट अस सी, है ना, लेट अस सी कैसा दिखेगा। लाइट बंद कर देते हैं गाइस, ठीक है। माइक्रोस्कोप में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो ये सीमेन है, ठीक है। इसको हमने स्लाइड में क्या किया बेटा, ऑब्जर्व करने के लिए रख दिया है। एंड सी लैक्स ऑफ स्पर्म सेल्स आर देयर, एंड कैसे ये मूव कर रहे हैं, राइट, सो स्मॉल इन साइज, एंड यहां पे ये ओवम को फर्टिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। हमने काफी सारी चीजें आज की क्लास में क्या करी है, डिस्कस करी है। अब अगेन बेटा बाकी बातें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम 3D मॉडल दिखा दो, ले भाई इसको भी क्यों छोड़े, ये भी कवर कर लेते हैं। बस हो यहां पे ऐसी दुआ करो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बस हो यहां पे। हाँ 12th में होगा ना, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, सीड स्ट्रक्चर, मोनोहाइब्रिड, डाउहाइब्रिड, डाउन सिंड्रोम, सेक्स डिटर्मिनेशन, टर्नर। अरे भाई ईसोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल्स, अरे भाई इतने सारे थे, ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इनहलेशन, एक्सलेशन, रबी क्रॉप, जैद क्रॉप, क्या चल रहा है भाई ये। है नहीं बेटा यहाँ पे, 12th में तो होना चाहिए था। Unfortunately guys, we don't have 3D model of male reproductive system, otherwise दिखा देते, ठीक है। चलिए बेटा आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आज का मीम ऑफ द डे बिल्कुल एक्यूरेट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ो सर के ऊपर से, जेनेटिक्स पढ़ो, ओहो बिल्कुल सर के ऊपर से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पट से हेडशॉट मैम, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट यस अगेन I think it was a good learning experience for all of us. We learned a lot of things about human body today. ऐसे ही बेटा हम नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आज की क्लास अच्छे से समझ आई हो तो भाई तुमको एक DHA मिला होगा, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस तुम कर पाओगे। उसके अलावा बेटा NCERT तो देखो रीड करनी ही है, ठीक है। सब कुछ हमने अच्छे से कवर किया, ठीक है। थोड़ी लंबी मैम, 2 घंटे की क्लास तो क्या हो गया, कभी कभी पढ़ लिया करो। वैसे भी तुम्हारा फेवरेट टॉपिक था ना, तो अब पढ़ क्यों नहीं रहे, अब रोना निकल गया, ठीक है। चलो कोई नहीं। अब भाई देखो हफ्ते में यार एक ही क्लास हो रही है ना, ये भी तो देखो, पहले हमारी 2 बार क्लास होती थी, अब सिर्फ 1 क्लास हो रही है, ठीक है। तो अब इतना तो कर सकते हैं हम, ठीक है, समृद्धि मैम के लिए। ओके, गाना गा दूं, कौन सा गाना गाऊं बताओ, चलो बताओ। आज तुमको मैंने परेशान किया तो एक गाना गा देते हैं, चलो बताओ, जल्दी से बताओ, बट जल्दी से, क्विकली क्विकली क्विकली। गाना तो बताओ, ऐसे नहीं, नहीं जाऊं फिर ऐसे ही। अब बता नहीं रहे हो यार, डोरेमोन या शिनचैन, क्या है यार, वो तो गा दिया था ना। कमलिया, ओके लेट अस ट्राई, लेट अस ट्राई। ओके वे कमलिया, गंदी आवाज आई, बहुत गंदी आवाज आ रही है यार। नहीं मैं सॉरी गाइज, आई क्विट, मैंने स्टार्ट करने से पहले हार मान ली गाइज, आई एम सो सॉरी। बाय बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय बाय।